Hello everyone, a very good evening to all of you. A very good evening Prince, a very good evening Dheeraj, Rosni, विद्युत प्रावा, सभी लोग, रोहित, सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? ओके, चलो। तो हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट है क्या? यूडब्ल्यू को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ समझ के इसके शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना। ठीक है। आप में से हो सकता है बहुत से लोगों ने यूडब्ल्यू पहले पढ़ लिया हो सकता है बहुत से लोगों ने ना भी पढ़ा हो। कोशिश ये करूंगा मैं कि जो चीजें लिखूंगा उसको आपको एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट यूडब्ल्यू। यूडब्ल्यू सब्जेक्ट को हमने ऑलमोस्ट 4 से 5 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। इनमें से जो मेन चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर, वही आपका मेन चैप्टर है ना। और हमारा मेन चैप्टर अपना क्या है यहाँ पे? इल्यूमिनेशन। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर दूं, बहुत बड़ा दिख रहा हूँ मैं यार यहाँ पे आज। मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ मैं, इतना ठीक रहता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप लोग यहाँ पे, आप लोगों ने पेज शायद बना ही लिए होंगे, है ना। वैसे आप यहाँ पे उस सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपका यूडब्ल्यू। यूडब्ल्यू हमारा सबसे पहला चैप्टर है, वो है आपका इल्यूमिनेशन। जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी यहाँ पे, वो होता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट से रिलेटेड चीजें। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? लाइट से रिलेटेड चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है हमारे पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है वो यही होता है कि ये लाइट क्या होती है ना। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है वो यही होता है कि ये लाइट क्या नाम की चीज होती है, लाइट क्या होता है। ठीक है, ये लाइट क्या होता है, सबसे पहले तो ये डिस्कशन आता है हमारे पास। तो लाइट क्या बोलते हो? लाइट एक एनर्जी है। लाइट का एक आपकी एनर्जी है। किस टाइप की एनर्जी है? लाइट इज अ रेडियंट एनर्जी। रेडियंट एनर्जी है ना, याद रखना। लाइट किस टाइप की एनर्जी है? लाइट एक रेडियंट एनर्जी है। और जो रेडियंट एनर्जी है वो हमारे बॉडी के किस पार्ट को सेंस करती है? मतलब हमारी आंखें सेंस करती है ना। मतलब लाइट एक रेडियंट एनर्जी है जो कि विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करती है ह्यूमन आईज को। तो क्या बोलोगे? ये आपका विजिबल सेंसेशन प्रोवाइड करती है किसको? ह्यूमन आईज को। वो होती है लाइट। कोई पूछे लाइट क्या, तो लाइट ये है, एक रेडियंट एनर्जी है जो कि हमारी आंखों को विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करती है। लाइट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? है ना, लाइट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, जो सिंबल होता है, वो होता है आपका क्यू। याद रखना, है ना। लाइट की जो यूनिट होती है, देखो लाइट एक एनर्जी है। एनर्जी के यूनिट में हमेशा टाइम जरूर आएगा, है ना। तो रेडियंट आपका जो लाइट है उसकी यूनिट होती है आपकी ल्यूमेन आवर। याद रखना, लाइट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ल्यूमेन आवर। ल्यूमेन आवर, इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। ठीक है, ल्यूमेन आर इज द यूनिट। ओके। लाइट दो तरह की होती है। लाइट हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है बैड लाइट, एक होती है गुड लाइट। ये क्या बोला सर आपने यहाँ पे? लाइट को हम दो तरीके से यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक मैंने बोला आपका बैड लाइट, एक बोला मैंने यहाँ पे गुड लाइट। ये बैड लाइट और गुड लाइट का कॉन्सेप्ट क्या समझना? बैड लाइट वो होती है जो कि हमारे आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, है ना। बहुत सारे कलर्स की लाइट होती है ना। तो हमारे पास जो बैड लाइट होती है उसके क्या एग्जांपल आप मान सकते हो यहाँ पे? क्या हमारा जो बैड लाइट का सबसे खास एग्जांपल होगा वो है रेड कलर। रेड कलर हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है, इसको हम एक तरह से बैड लाइट मानते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं, आपका एग्जांपल समझ सकते हो यहाँ पे, रेड कलर। गुड लाइटनिंग मतलब एक ऐसी लाइट जो हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है ना, उसको हम बोलते हैं आपकी गुड लाइट। इसका आप एग्जांपल समझ सकते हो
कि गुड लाइट वो लाइट जो हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा हो और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा, उसको बोलते हैं गुड लाइट। वो हमारा क्या होता है आपका? कोई कुछ बोलना चाह रहा है, किसी ने हैंड रेज किया है, रोशनी कुछ बोलना चाह रही है, एक बात सुन लेते हैं। हाँ रोशनी बोलिए। रोशनी आप कुछ बोलना चाह रही हैं, आपने हैंड रेज किया था, धोखे से हो गया था क्या? चलो कोई बात नहीं, धोखे से हो तो कोई बात नहीं है ना। गुड लाइट मतलब एक ऐसी लाइट जो हमारी आंखों के लिए अच्छा है, और आंख का जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है ब्रेन से होता है ना। तो आपके ब्रेन के लिए, आपके दिमाग के लिए जो सही कलर है वो आपका है ग्रीन और येलो कलर, है ना। आप लोग जब गार्डन जाते हो तो आपको अच्छा अच्छा फील होता है वहां पे, क्यों फील होता है? क्योंकि वो ग्रीन कलर आपकी आंखों को पसंद है ना। आजकल लोग घर पे भी ग्रीन कलर के कुछ गुलदस्ते वगैरह लगा देते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि ग्रीन कलर, ऐसा नहीं कि हरियाली से पसंद है आपको, वो ग्रीन कलर सभी की आंखों को पसंद होता है, ठीक है ना। तो आप क्या रखना, ग्रीन कलर और येलो कलर, ग्रीन एंड येलो कलर आपकी आंखों के लिए अच्छा माना जाता है। तो हम उसको क्या मानते हैं आप तरह का, एक तरीके से हम इसको मानते हैं गुड लाइट। गुड लाइट बैड लाइट में डिफरेंस यही होता है कि जो आपकी आंखों के लिए अच्छा है, आपकी ब्रेन के लिए सही है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, उसको हम बोलते हैं गुड लाइट। बैड लाइट जो आपकी आंख के लिए, माइंड के लिए, हेल्थ के लिए खराब हो, वो होती है आपकी बैड लाइट। ठीक है, चलो। लाइट जो आती है ना, लाइट जो आती है किसी भी मीडियम से, है ना, मान लो कोई भी लाइट का सोर्स है ना, तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। क्या बोला मैंने? लाइट का जो सोर्स है, लाइट का अगर हम बात करें यहाँ पे सोर्स की, लाइट का जो सोर्स है वो आपका क्या है? टेम्परेचर या फिर हीट। टेम्परेचर या फिर हीट आपका सोर्स। लाइट कैसे निकलती? कोई एक मेटल बॉडी ले लो, उसको गर्म करो गर्म करो गर्म करो, गर्म करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा, गर्म करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कि उससे हमको लाइट मिलने लगेगी, है ना। तो जब गर्म करो तो एक ऐसा टाइम है कि जब लाइट देगा, मतलब रेड कलर की लाइट देगा, उस टाइम उसको हम बोलते हैं रेड हॉट स्टेट। किसी भी बॉडी को आप गर्म करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, वो गर्म होते 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 रेड हॉट स्टेट में आएगा। जैसे आप एक लोहे की छड़ को गर्म करोगे तो गर्म करते करते एक टाइम पे वो लाल हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं रेड हॉट स्टेट। उसको और गर्म करो और गर्म करो और गर्म करो, तब जाके वो आपका व्हाइट लाइट देता है। ठीक है ना। आपके घर पे जो लाइट मिल रही है वो कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में सारे कलर होते हैं, ठीक है ना। व्हाइट लाइट में आपके पास सारे कलर होते हैं। तो क्या बोला मैंने, जो लाइट आती है किसी सोर्स से वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और टेम्परेचर हम क्या बोल सकते हैं, इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला तो हमारा होता है रेड हॉट स्टेट, दूसरा हमारा होता है व्हाइट हॉट स्टेट। हमारा एक होता है यहाँ पे क्या, व्हाइट हॉट स्टेट। तो रेड हॉट स्टेट पहले होता है। किसी भी चीज को आप गर्म कर रहे हो, है ना, तो जो उस टाइम पे वो लाल कलर का हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेड हॉट स्टेट। रेड हॉट स्टेट में याद रखना है कि आप पूरे रूम में अंधेरा कर दो, ठीक है ना, सारा अंधेरा कर दो, और रेड मतलब वो जो छड़ है जो लाल हो चुकी है, गर्म हो चुकी है, लाल कलर की हो चुकी है, उसमें क्या है, लगभग हीट 95%, बहुत गर्म है वो, 95% उसमें हीट है। और 5% लाइट बहुत कम है, क्योंकि रेड कलर की दिख रहा है आपको, चमकता हुआ दिखाई देगा। तो आप ये बोल सकते हो कि रेड हॉट स्टेट में हमारे पास 95% क्या होती है, हीट होती है, ठीक है, और 5% लाइट होती है। लेकिन वहीं अगर बात करूं मैं व्हाइट हॉट स्टेट की, मतलब उसी मेटल को मैं और गर्म कर रहा हूं और गर्म कर रहा हूं और गर्म कर रहा हूं, तो वो जो मेटल किसे पहुंच जाएगा, व्हाइट हॉट स्टेट में पहुंच जाएगा। व्हाइट हॉट स्टेट में उसमें लगभग 95% लाइट होती है और 5% हीट होती है। 95% आपके पास क्या होगी यहाँ पे, लाइट, और 5% हो जाएगी हीट। अब इसका मतलब नहीं कि गर्म नहीं होगा, टेम्परेचर वहां पे भी ज्यादा, लेकिन जो वो लाइट एमिट कर रहा है ना, वो उसका परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये हो गया, मैंने आप बताया कि किसी भी चीज को आप गर्म करते हो तो सबसे पहले वो किस में आता है, आपका रेड हॉट स्टेट पे आता है, उसके बाद आपका आता है वो आपका व्हाइट हॉट स्टेट में, ठीक है। चलो, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे
हमारे पास जितने भी कलर्स होते हैं, है ना, हमारे पास जितने भी कलर होते हैं उन सभी का एक पर्टिकुलर क्या होता है, वेवलेंथ होती है। क्या होती है, वेवलेंथ होती है। आप ऐसा समझ लो, जैसे मान लो आपके पास एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ठीक है, यहां से आप कलर एक व्हाइट लाइट पास कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रिज्म इधर पे आप व्हाइट लाइट पास कर रहे हो ना, यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया मैंने, व्हाइट लाइट या फिर विजुअल लाइट मैंने यहाँ पे पास किया, इस प्रिज्म में से मैंने विजुअल लाइट पास किया, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 7 कलर देखने को मिलते हैं। यहाँ मुझे टोटल 7 कलर देखने को मिलते हैं। वो कलर कौन कौन से होते हैं, उनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो सीक्वेंस क्या होता है आपका, विबग्योर। क्या होता है आपके पास वो सीक्वेंस, विबग्योर। वो जो सीक्वेंस होता है विबग्योर, याद रखना आप सभी लोग। जो ये वॉयलेट कलर है इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है आपका 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, रेड कलर जो होता है इसका जो आपका वेवलेंथ होता है ना, हर एक कलर का एक अलग अलग वेवलेंथ होगा। इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है अराउंड 7500 एंगस्ट्रॉम, है ना। मतलब वॉयलेट कलर एक आपका क्या है, बॉर्डर है, मतलब आपका जो विजुअल लाइट है वो वाइट वॉयलेट से रेड कलर के बीच में है ना। रेड मतलब अगर आप देखो, आपका जो विजुअल लाइट है ना, उसमें 7 कलर, जो व्हाइट उसमें 7 कलर्स हैं, उसके बाउंड्री में कौन सा कलर है, पहले वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे पहले कौन सा बाउंड्री में, वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर के पहले कौन सा कलर होगा, वॉयलेट कलर के पहले, वॉयलेट कलर एक रेडिएशन है, वॉयलेट कलर के पहले कौन सा रेडिएशन होगा, वो होगा आपका अल्ट्रा वॉयलेट। वॉयलेट कलर के पहले क्या होता है आपका, अल्ट्रा वॉयलेट, जो कि आपको विजिबल नहीं होता, याद रखना। इसके पहले कोई पूछे तो क्या होगा, अल्ट्रा वॉयलेट, जो कि आपके लिए विजिबल नहीं है। यहां आपके पास क्या, रेड है, रेड के बाद कौन सा आता है, इंफ्रारेड। अगर आपने कभी सुना होगा, रेड कलर के वेवलेंथ के बाद हमारा कौन सा वेवलेंथ आता है आपका, कौन सा वे बात क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड। ठीक है ना। लेकिन ये वॉयलेट मतलब अल्ट्रा वॉयलेट और इंफ्रारेड ये आपकी विजिबल नहीं है, आपके सिर्फ ये 7 कलर्स आपकी विजिबल है। ऐसा माना जाता है कि जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, उल्लू हो सकता है उनकी आंखें ये अल्ट्रा वॉयलेट और इंफ्रारेड को सेंस कर पाती हो, लेकिन जो ह्यूमन आईज है वो सिर्फ आपके विबग्योर को ही सेंस कर पाता है। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, चलिए आ जाइए। ठीक है, तो ये मैंने आपको कलर के बारे में बताया कि हमारे पास टोटल 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, जिनमें से 4000 है वो आपका क्या है, वॉलेट कलर है, जो कि अल्ट्रा वॉलेट के पास में, मतलब वॉलेट कलर भी कहीं ना कहीं हमारी आंखों के लिए ज्यादा सही नहीं है क्योंकि वो अल्ट्रा वॉलेट के पास में। रेड कलर भी हमारी आंखों के लिए उतना सही नहीं है क्योंकि वो इंफ्रारेड के पास में। तो जो सबसे सेफ बचता है वो आपका क्या है, ग्रीन और येलो, जो बीच में आ रहा है ना। तो ग्रीन येलो का जो आपका याद रखना है, ग्रीन और येलो का जो आपका वेवलेंथ होता है वो होता है आपका कितना, आपका 5500 एंगस्ट्रॉम, याद रखना 5500 एंगस्ट्रॉम। अब बार बार मैं यहाँ पे एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम बोल रहा हूं, ये क्या है, वेवलेंथ है। एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है, वेवलेंथ की यूनिट है। तो याद रखना 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, क्या बोलोगे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर आपका 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ये भी चीज आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बोला ना कि आपका सबसे ज्यादा आंखों की सेंसिटिविटी किसके लिए अच्छी होती है, आंखों के सबसे चक्रा कौन पाया था, ग्रीन येलो। उसके लिए वेवलेंथ कितनी है आपकी, 5500। तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आप एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, हाई सेंसिटिविटी किसमें है आपकी, आंखों की जो सेंसिटिविटी है, हाई सेंसिटिविटी आंखों की, वो किसके लिए है, येलो एंड ग्रीन कलर के लिए। येलो एंड ग्रीन के लिए कितना होता है आपका, 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ओके।
अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे सर आपने बताया था ना, किसी भी चीज को गर्म करो तो पहले वो रेड हॉट स्टेट आएगा, फिर उसको और गर्म करो तो व्हाइट हॉट स्टेट आएगा, तब हमको विजुअल लाइट मिलेगी। तो एक क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें हम किसी भी बॉडी को गर्म करें, जिससे हमको क्या मिलेगी, विजुअल लाइट मिलेगी, मतलब व्हाइट लाइट मिलेगी। तो वो टेम्परेचर कौन सा है जिसमें हम किसी भी बॉडी को गर्म करें जिससे हमको मैक्सिमम क्या मिले, लाइट एनर्जी मिले। तो टेम्परेचर आपका क्या है, 6250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिखना है यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे देता हूँ 6250 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक टेम्परेचर है फॉर गेटिंग विजिबल लाइट, या फिर व्हाइट लाइट, फॉर गेटिंग व्हाइट लाइट। ठीक है, अगर आपको लाइट व्हाइट लाइट चाहिए है तो उसके लिए आपको जो टेम्परेचर होना चाहिए वो समथिंग इतना कुछ होना चाहिए। ठीक है, चलो एक नया कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैलना। जैसे आप लाइट यहां से पास करोगे ना, तो कुछ टाइम बाद जाके फैल जाती है लाइट, है ना, आप टॉर्च को चालू करो तो लाइट वहां पे फैल जाएगी, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, उसको हम बोलते हैं आपका क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें एक चीज आप याद रखना कि हमारे वो कलर जल्दी फैल जाते हैं जिसका वेवलेंथ कम होता है। आप ऐसा समझो, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका आपका स्कैटरिंग फिनोमिना कम होगा, मतलब वो फैलेगा कम, कम फैलेगा। जैसे आपको पता होगा कि इन चारों में जो 7 कलर्स हैं इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड कलर का, तो रेड कलर जल्दी नहीं फैलता। मतलब अगर आप देखो, जो ट्रैफिक सिग्नल है, जो डेंजर साइन है, वो आपके बनाए जाते हैं किसके, रेड कलर के, क्योंकि बहुत दूर से भी वो आपको दिखाई दे, क्योंकि वो बहुत दूर में है तो आपका फैलेंगे नहीं, है ना। रेड कलर में ये ताकत है कि बीच में जो ऑब्स्टेकल है उनको पार करके वो आपको दिख सकता है ना। इसके बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल बताए थे लाइव क्लास में, फुल कोर्स में बताए थे कि आप अपना फिंगर लगा लो यहाँ पे, यहाँ टॉर्च लगा लो, तो आप देखो तो आपका यहाँ पे रेड कलर दिखाई देगा, आपका जो फिंगर है वो रेड कलर दिखाई देगा, क्योंकि उस व्हाइट कलर में, उस व्हाइट लाइट में 7 कलर थे, है ना। तो आपके इस फिंगर ने बाकी 6 कलर को रोक दिया, लेकिन रेड कलर इतना पावरफुल कलर है कि वो इन सबको पार करके निकल जा रहा है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, जैसे कि एक मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड, है ना। अगर इसके एग्जाम्पल अभी आपको याद रखने हो तो एक तो मैंने बताया था आपका कौन सा एग्जाम्पल बताया था यहाँ पे, डेंजर साइन का एग्जाम्पल बताया था कि जो डेंजर साइन बनाए जाते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं क्योंकि वो स्कैटर कम होते हैं। आप इसी का देख लो, इस रूम, इस पेज में मैं 2-3 जगह रेड पेन लिखा हूँ, एक इल्यूमिनेशन, एक क्यू लिखा है, एक यहाँ पे डेंजर साइन। आप दूर से देखोगे तो आपको रेड कलर जल्दी दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा रेड कलर, क्योंकि आप जो मोबाइल से जो लाइट निकल रही है ना, उसमें बहुत सारे कलर हैं। जैसे यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है, लाइट है, ये आपका ग्रीन, आपका क्या है, ब्लू कलर की लाइट है। तो ये आ जा तो रही है, लेकिन बीच में आपके मोबाइल और आपके आंखों के बीच में जो डस्ट पार्टिकल होगा ना, जो एयर होगा, हो सकता है इसको कुछ रोक दे, लेकिन रेड कलर को रोक नहीं पाएगा। रेड कलर इन सबको पार करके आपकी आंखों तक पहुंच जाएगा, इसलिए हमको रेड कलर का स्कैटरिंग कम होता है, मतलब डेंजर से हमेशा रेड कलर के बनाए जाते हैं, है ना। आपने ये भी बताया था मैंने आपको कि सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम पे जो आपका सन है ना, मॉर्निंग और इवनिंग पे जो सन है आपको रेड कलर का दिखाई देता है, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। क्या बोला मैंने, सन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है ना, मॉर्निंग या इवनिंग में जो सन है आपका, वो आपका रेड कलर का दिखाई देता है, तो वो भी इसका एग्जांपल है। आपका जो आसमान है, जो स्काई है, वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, वो भी कहीं ना कहीं स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एग्जांपल है। स्काई जो ब्लू दिखाई देता है, वो सभी किसके एग्जांपल है, आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। मैंने एक एग्जांपल बताया था आपका टॉर्च एंड हैंड का, आपके फिंगर और टॉर्च का एग्जांपल दिया था मैंने, फिंगर एंड टॉर्च,
ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल है ना। इनमें से 2-3 एग्जाम्पल इस एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इन सभी को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है। येलो कलर नॉट प्रॉपरली विजिबल, हाँ इसीलिए है ना कि आपकी आंखों को दिक्कत क्रिएट नहीं करता ना, इसीलिए यहाँ पे येलो कलर ऐसा माना जाता है। ठीक है, आप लोग ऐसा समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे येलो कलर इसलिए लिखा है कि जिससे आप समझो ना कि इतना सब कुछ लिखा मैंने, आपकी आंखों तक कौन सा कलर पहुंच जा रहा है? ग्रीन। आपको देखो ना इल्यूमिनेशन बहुत बहुत जल्दी पहुंच गया है ना, क्योंकि रेड कलर से लिखा हुआ, लेकिन जो येलो एंड ग्रीन कलर लिखा मैंने वो आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा। तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, आपने जैसा बोला, आप लोग को दिख नहीं रहा ना अच्छे से, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। येलो कलर जबकि आंखों के लिए अच्छा है। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे आपका? येलो एंड ग्रीन, इनका वेवलेंथ कितना होता है मैंने आपका 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो इतना बता दिया मैंने। अच्छा एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, जितना ज्यादा हमारा बॉडी का टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा हमारा बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना कम वेवलेंथ होगा है। ये क्या बोला आपने सर? आपने फिर से बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं एक बॉडी है, उसको गर्म किया तो अभी टेम्परेचर कम है ना, तो उससे जो हमको लाइट मिलेगी क्या मिलेगी आपको? रेड कलर की, मतलब वेवलेंथ ज्यादा मिल गई। टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर कम होने पे, टेम्परेचर का कम होने पे हमको जो वेवलेंथ मिली वो क्या है? रेड कलर मिला, मतलब हमको हाईएस्ट वेवलेंथ मिल गई। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो रेड कलर धीरे चेंज हो जाएगा व्हाइट कलर में, मतलब आपके सातों कलर मिलते जाएंगे धीरे धीरे। मतलब आप ये बोल सकते हो ना कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका वेवलेंथ वहां पे डिक्रीज होता जाता है। टेम्परेचर बढ़ना, वेवलेंथ का कम होना, वेवलेंथ का कम होना इसका मतलब ये है कि आपके पास लाइट, विजुअल लाइट मिल रही है, मतलब आपके पास हीट का परसेंटेज कम हो रहा है, लाइट का परसेंटेज बढ़ रहा है, मतलब आपका लैंप इफिशियंसी या फिर रेडियंट इफिशियंसी आपकी इंक्रीज हो रही है। क्या बोला मैंने? समझिएगा सभी लोग फिर से। मैंने क्या बोला यहां पे? मैंने बोला आपका एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से आपका क्या होगा? वेवलेंथ आपका डिक्रीज होगा। मैं यहाँ पे लेमडा लिख देता हूँ, समझ जाना आप लोग। लेमडा आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेमडा मतलब वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ डिक्रीज होगा। वेवलेंथ डिक्रीज होने से आपका क्या होगा? यहाँ पे जो रेडियंट इफिशियंसी है, रेडियंट इफिशियंसी वो आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर का बढ़ना मतलब आपका वेवलेंथ का कम होना, वेवलेंथ का कम होना मतलब रेडियंट इफिशियंसी का आपका इंक्रीज होना कहलाता है। ठीक है, चलो ओके। अब एक नया टर्म हमारे, देखो मैंने अभी आपको किसके बारे में बताया? लाइट के बारे में बहुत कुछ बताया। अब एक चीज, नई चीज आती है मेरे पास कि इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है सर? इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? लाइट तो आपने बता दिया सर कुछ ना कुछ करके, है ना। तो हमारा यहाँ पे ये इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए। तो याद रखना इल्यूमिनेशन एक फिनोमिना है, एक क्या है? फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है? लाइट का, जो लाइट है किसी भी सरफेस पे पड़ती है, लाइट का किसी सरफेस पे पड़ना, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन। क्या बोला मैंने? लाइट का किसी भी सरफेस पे पड़ना, इसी को हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन। मतलब एक ये फिनोमिना है, इल्यूमिनेशन एक क्या है? फिनोमिना। किसका? फिनोमिना ऑफ लाइट फॉल ऑन सरफेस, लाइट का पड़ना, लाइट का फॉल होना, लाइट फॉल ऑन सरफेस, इसको हम बोलते हैं आपका इल्यूमिनेशन। लाइट का किसी सरफेस पे पड़ना वो हमारा कहलाता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को हम लोग, है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो याद रखना इल्यूमिनेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से।
इसकी जो यूनिट होती है ना, वो होती है आपकी लक्स। और एक यूनिट और होती है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। मैं आपका पूरी की पूरी चीज कवर कर रहा हूं, जितना आपने इतना अगर समझ में आ, जितना मैं शॉर्ट नोट्स में लिख रहा हूं, अगर आपको उतना भी समझ में आ गया ना, आपका यूडब्ल्यू का हर एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है। और हमने पहले ही कमिट किया कि हमने जो शेड्यूल पहले बनाया था एमपीपीसीएल के लिए, हमको उसी शेड्यूल के हिसाब से चलना है, मतलब हमको 3 दिन में यूडब्ल्यू को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इल्यूमिनेशन क्या है। इल्यूमिनेशन एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कि लाइट सोर्स से जो लाइट निकली है और किसी सरफेस पे पड़ रही है, तो हम बोलेंगे अच्छा यहाँ पे इल्यूमिनेशन हो रहा है। ठीक है। एक नया चीज होता है, एक नया टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, ल्यूमिनस फ्लक्स। एक नया टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला मैंने, ल्यूमिनस फ्लक्स। कि ये ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, तो याद रखना, ल्यूमिनस फ्लक्स को मैं या तो फाई से रिप्रेजेंट करता हूं, फाई, या फिर आपका इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं एफ से। फाई या एफ दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ल्यूमिनस फ्लक्स हमको ये बताता है कि कोई ल्यूमिनस बॉडी, मतलब कोई लाइट सोर्स है, कोई लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स से 1 सेकंड में कितने ल्यूमेन पास हो रहे हैं। क्या बोला मैंने, एक ल्यूमिनस बॉडी है, मान लो टॉर्च है, उस टॉर्च से, मतलब लाइट सोर्स है ये, उस टॉर्च से 1 सेकंड में कितने ल्यूमेन पास हो रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, लाइट एमिटेड पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं आपका, ल्यूमिनस फ्लक्स। लाइट का एमिट होना, लाइट का एमिट होना, लाइट एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी, आपका कहलाता है यहां पे क्या, ल्यूमिनस फ्लक्स फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी। तो हम बोलते हैं आपका ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है। और इसका हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी ल्यूमेन। याद रखना, इसकी यूनिट क्या होती है, आपकी ल्यूमेन होती है। अब कुछ लोग बोले सर इसकी यूनिट ल्यूमेन पर सेकंड होनी चाहिए, तो ना, ल्यूमेन पर सेकंड मत बोलना, इसकी यूनिट आपकी ल्यूमेन होती है ना। अब इसके बारे में ऐसा क्यों होता है, तो वो चीज आपको डिटेल्ड कोर्स में एक बार देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में। एक होता है हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि ल्यूमेन, एक क्वेश्चन बनता है कि 1 ल्यूमेन क्या होता है, 1 ल्यूमेन किसके बराबर होता है, हमारा 1 ल्यूमेन किसके बराबर होता है। तो आप याद रखना कि मान लो आपके पास एक डार्क रूम है, डार्क रूम मतलब कि एक अंधेरा है किसी कमरे में, उस अंधेरे कमरे में कोई भी लाइट सोर्स नहीं है, आपके पास सिर्फ एक कोई सोर्स है ना, जो कि चारों डायरेक्शन में लाइट दे रहा है। जैसे एक मोमबत्ती, आपने एक मोमबत्ती बीच में जला दी, तो उसके 1 फुट रेडियस में, उसके जो लाइट सोर्स है उसके 1 फुट के रेडियस में जितनी भी लाइट एनर्जी प्रेजेंट होगी उसको हम बोलते हैं 1 ल्यूमेन। क्या बोला मैंने आपके सामने, लाइट एनर्जी प्रेजेंट इन, कोई पूछे 1 ल्यूमेन किसके बराबर, क्या बोलोगे, लाइट एनर्जी प्रेजेंट इन 1 फुट रेडियस, तो हम बोलते हैं 1 ल्यूमेन। ठीक है, ओके। फिर एक नया टर्म आता है हमारे पास, सर ये प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होती है, सारी चीजों को डिस्कस कर। प्लेन एंगल, जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना, तो लंब और मतलब जो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्स है, वहां पे जो भी एंगल बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं आपके क्या, उन्हीं को हम आपका बोलते हैं प्लेन एंगल। मतलब प्लेन एंगल एक तरह से क्या आपका, एक 2D एंगल है। प्लेन एंगल कौन सा एंगल आपका, 2D, 2 डायमेंशनल एंगल है।
इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्लेन एंगल आपका 2 डायमेंशनल एंगल है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है, थीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये आपका थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है। और इसकी यूनिट होती है आपकी रेडियन। याद रखना, प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी रेडियन। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है प्लेन एंगल के लिए कि प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो याद रखना, थीटा मैक्सिमम की वैल्यू होती है 2 पाई। है ना, इसमें मत घबराना, जितना मैंने लिखा है ना, प्लेन एंगल एक 2 डायमेंशनल एंगल है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट रेडियन होती है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 2 पाई होता है। अगर आपको इतना पता है ना तो आप ये मान लीजिए कि इसके थ्रू आपने UEE के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सिर्फ इतना पता होने से। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका प्लेन एंगल की कहानी। एक होता है आपके पास यहाँ पे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब 3D एंगल होता है। हमारी टॉर्च चालू करी मैंने, तो जो लाइट बनेगी वो 2D एंगल नहीं बन रही यहाँ पे, है ना, वो एक 3D एंगल बन रहा है, उसको हम बोलते हैं आपका सॉलिड एंगल। याद रखना, 2D और 3D में यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। प्लेन एंगल आपका क्या था? एक 2D एंगल था, लेकिन जो सॉलिड एंगल है वो आपका एक तरीके का 3D एंगल है। जो आपका सॉलिड एंगल है ना, वो कहीं ना कहीं आपका कौन सा एंगल है? दैट इज योर 3D एंगल। 3D, 3 डायमेंशनल एंगल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे हो जाएगा आपका एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी स्टेरेडियन। है ना, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी स्टेरेडियन। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, याद रखना, सॉलिड एंगल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ओमेगा मैक्स, वो होती है आपके पास 4 पाई। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? सर यूनिट कंफ्यूज हो जाता है, अंधेरे में सबसे लास्ट तक दिखेगा ये लोग, क्या बात है। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम रेडियंट डिफरेंस कितना 20% होता है, लिख लीजिएगा कहीं पे, जैसे इनने बताया। नहीं, एक बार मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा इस डेटा को, अगर क्वेश्चन आया होगा तो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कितना बताया इनने, मैक्सिमम रेडियंट डिफरेंस कितना होता है 20%, तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम रेडियंट इफिशियंसी कितना होता है 20%। लो, इनने बताया तो मैंने लिख दिया, हालांकि मैं कल वाली क्लास में एक बार इसको वेरीफाई जरूर करूँ। ठीक है, तो ये चलो मैंने आपको सॉलिड एंगल के बारे में बता दिया। एक होता है आपके पास क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, क्योंकि मुझे सेक्शन में लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कहानी लिखनी पड़ेगी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे साइड में ले आया। ठीक है, हाँ, तो अब एक नया टर्म आता है आपके पास, कौन सा? एक नया टर्म आता है आपके पास जिसका मैंने बोला अभी नाम लिया था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितना तेज है कोई भी चीज, है ना। इंटेंसिटी मतलब कितना तेज है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनेट इंटेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। याद रखिएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को
हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो करते हैं आई से। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडला, ठीक है। या फिर इसकी एक और यूनिट होती है, वो यूनिट होती है ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। एक और यूनिट होती है ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। आप इसकी यूनिट देख के आप इसके डिफिनीशन के बारे में भी बता सकते हैं। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू आपका ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो क्या बोलोगे, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन सॉलिड एंगल। ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन पर यूनिट सॉलिड एंगल, ये होता है आपका इसका फॉर्मूला। तो अगर मान लो किसी भी ल्यूमिनस बॉडी है, अगर आप ये चाहते हो कि वो बहुत तेज लाइट दे, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तो ये आप उसका ल्यूमिनस फ्लक्स बढ़ा दो, मतलब ज्यादा लाइट एनर्जी दे। और दूसरा, आप उसके एंगल को कम कर दो, है ना। आप यही तो होता है ना, आप जब टॉर्च देखते हो तो टॉर्च दूर तक लाइट जाती है, उसकी इंटेंसिटी तेज है, क्यों, वो सब जगह लाइट नहीं जा रही ना। अगर पूरी जगह फैल जा रही है, उसका मतलब क्या है, उसका सॉलिड एंगल आपको बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वो किसी एक पर्टिकुलर से सीधी लाइट जा रही है, पतली पतली धागा बना के टॉर्च चालू करने पे ऐसे दी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, जो सर्च लाइट होती है ना उस टाइप का, उसका आपने सॉलिड एंगल कम कर दिया। तो सॉलिड एंगल कैसे, उसकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सॉलिड एंगल कम करने से आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, या फिर ल्यूमिनस फ्लक्स बढ़ाने से भी आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है। फिर एक नया टर्म आता है हमारे पास यहाँ पे, एक हमारे पास नया टर्म आता है, इसको हम बोलते हैं कैंडल पावर, है ना। एक नया टर्म हमारे पास आता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कैंडल पावर। ये कैंडल पावर क्या होता है, देखो, कैंडल पावर भी एक तरीके से किसी भी सोर्स की, मतलब ल्यूमिनस बॉडी है, ल्यूमिनस सोर्स है, तो उसका लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी है। कैंडल पावर किसी भी सोर्स की लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे अगर आपको ल्यूमेन का एग्जांपल याद हो, ल्यूमेन में क्या बताया था मैंने, कि लाइट एनर्जी प्रेजेंट इन 1 फुट रेडियस। आपके 1 फुट के रेडियस में चारों तरफ कितनी लाइट प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। लेकिन कैंडल पावर में हम ल्यूमेन नहीं देख रहे, हम किसी सारी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आपका कैंडल पावर। मतलब लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम बोलते हैं आपका कैंडल पावर। तो लिखना, आपको क्या बताया मैंने, कैंडल पावर आपका क्या होता है, लाइट रेडिएटिंग लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये आपका होता है कैंडल पावर। अब कैंडल पावर के भी तीन टाइप हैं, ये समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बनती है यहाँ पे। कैंडल पावर के भी यहाँ पे तीन टाइप है। एक होता है आपका एम एस सी पी, फिर एम एच सी पी, फिर एक होता है एम एच एस सी पी, है ना। इनमें तो मैं अगर बात करूँ तो इनके फुल फॉर्म से ही ऑलमोस्ट 50 से 60 क्वेश्चन बन चुके हैं, अगर हम सारे एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले बात करता हूँ इनके जो टाइप्स हैं। पहला मैंने बताया आपके पास एम एस सी पी, एम एस, एम एस सी पी, इसका फुल फॉर्म है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। इसका फुल फॉर्म यहां पे क्या मैं ले देता हूं, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। इनके फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन जाते हैं ना, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। और ये होता क्या है, एमएससीपी होता क्या है, कोई भी सोर्स है, ठीक है।
कोई ल्यूमिनस बॉडी है, कोई आपका लाइट बॉडी है, लाइट सोर्स है ना, उसका हर एक डायरेक्शन का आप कैंडल पावर निकाल लो, हर एक डायरेक्शन का आप कैंडल पावर निकाल लो, और उनका आप क्या कर दो, एवरेज निकाल दो। वही होता है आपका एमएससी। तो क्या बोला मैंने, देखना आप सभी लोग, ये होता है आपका एवरेज ऑफ ऑल कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन। क्या होता है आपके पास ये एमएससीपी का फुल फॉर्म क्या, मतलब इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे, एवरेज होता है ये, एवरेज ऑफ ऑल कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन। ये होता है हमारा एमएससीपी। ठीक है, फिर इसके बाद एक नया टर्म आता है मेरे पास, जिसको मैं बोलता हूं आपका एमएचसीपी। बताता हूं मैं आपको, यहां पे नाम भी देता हूं, है ना। एक मिनट काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख दूंगा, तीनों को साथ लिखूंगा, है ना, मैं तीनों को साथ में लिखूंगा यार, और 2 मिनट रुकना, तब मजा आएगा। पहला होता है एमएससीपी, दूसरा होता है आपके पास यहाँ पे एम एच एस सी पी, और थर्ड आपका होता है यहाँ पे एम एच सी पी। इनके फुल फॉर्म, इनकी डिफिनेशन मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा साथ में, एम एच सी पी। अब इन तीनों में कंपैरिजन होता है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है। तो आप लोग याद रखना, सबसे ज्यादा वैल्यू होती है एम एस सी पी की, फिर इसकी होती है, फिर ये इसकी होती है। मतलब अगर सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा, एम एस सी पी सबसे ज्यादा होता है, फिर इसके बाद आपका एम एच एस सी पी ज्यादा होता है, फिर उसके बाद आपका सबसे कम होता है एम एच सी पी। इनके फुल फॉर्म, इनकी डिफिनेशन मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगा, घबराइएगा नहीं, यहाँ पे नहीं हो पाता तो मैंने नहीं लिखा है ना। एक चीज और जो आपको याद रखना है, वो होता है कि एक हमारे पास टर्म होता है, इसको बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। एक हमारे पास टर्म होता है, क्या होता है, रिडक्शन फैक्टर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन सा फैक्टर बोला मैंने, रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, वो हमारा यहाँ पे रेशियो होता है। कोई पूछे आपसे कि रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, क्या बोलोगे, रिडक्शन फैक्टर रेशियो होता है किसका, एम एस सी पी एंड एम एच सी पी का रेशियो होता है। किसका किसका रेशियो, एम एस सी पी अपॉन एम एच सी का रेशियो होता है आपका क्या, रिडक्शन फैक्टर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1। जो रिडक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि एमएससीपी ज्यादा होता है एमएचसीपी से, ऊपर मैंने सीक्वेंस भी बताया हुआ है, तो आपका रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। इसके बाद वाली पेज में मैं आपको बताऊंगा इन तीनों की डिफिनेशन के साथ प्रॉपर चीजें। रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इसमें क्या रिलेशन होता है, आप किस रिलेशन की बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं धीरज। इनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है, आप उसके बारे में बताइए, थोड़ा हिंट दिए तो मैं समझ पाऊंगा। और सभी लोग जितना भी नोट कर लिए एक बार बताते जाइएगा। और मैंने जैसे आपको बोला ना कि सिलेक्शन में दिलवा के रहूंगा, है ना। सिलेक्शन आपको अपने लिए नहीं लाना है, वो मेरे लिए लेके आना है ना। 200 वैकेंसी है, 200 लोग आप लोग हो, आपको सिलेक्शन पाना है भाई, एट एनी कॉस्ट। मुझे कुछ भी करना पड़ जाए तो पढ़ करूंगा, मैं आपसे भी करवाऊंगा, लेकिन सिलेक्शन मुझे चाहिए, है ना। मुझसे ये नहीं हो पाता कि मैं एक ही चीज को 50 बार एक ही बच्चों को पढ़ाऊं, है ना। मुझे अब नए बच्चों को पढ़ाना है, ये पुराने बच्चों को नहीं पढ़ाना है ना। आप लोग बहुत पढ़ लियो, टाटा बाय बाय, सिलेक्शन पाओ आगे निकलो, फिर अपने थर्ड मंथ की सैलरी बता देता है मेरे को। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। एक बार मैं इसका वेरीफाई कर लूंगा तब बता पाऊंगा यार मैं, कि किसी केस पे ऐसा होता है कि हर एक केस में होता है, क्योंकि मैंने ऐसा फॉर्मूला तो नहीं देखा। भगा नहीं रहा हूं, आप लोग को सिलेक्शन पाना है ना।
ठीक है धीरज, इसको आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, एक बार मैं पहले वेरीफाई करूंगा इस फॉर्मूले को कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में फॉर्मूला ड्राइव होता है, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप कर देना इस फॉर्मूले को। चलिए, जैसा मैंने आपको बताया, इन तीनों चीजों का हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, हम लोग इन तीनों चीजों का हम लोग अब यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, आपका यहाँ पे MSCP क्या होता है? ये होता है आपका मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। दिस इज योर मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, ये होता है। और ये क्या होता है आपका एवरेज ऑफ ऑल कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन, एवरेज ऑफ ऑल कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं आपका क्या, MSCP। सेकेंड चीज होती है आपके पास यहाँ पे, सेकेंड चीज आपके पास होती है यहाँ पे, वो होता है आपके पास यहाँ पे क्या, MHSCP। ये आपका होता है यहाँ पे फुल फॉर्म इसका मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मीन हेमी स्फेरिकल, मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी क्या करना है आपको, एवरेज ऑफ ऑल कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे देखना था बिलो, एवरेज ऑफ, देखना इसमें क्या होगा, ये इसका डेफिनेशन, एवरेज ऑफ ऑल कैंडल पावर, एवरेज ऑफ ऑल कैंडल पावर अबव और बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन, above or below the horizontal plane। अब इसके बारे में एग्जैक्ट पूरा डायग्राम बना के मैंने आपको कहां पे एक्सप्लेन किया है, जो इसका फुल सेशन होगा उसमें किया। ठीक है ना, जो फुल सेशन है उसमें मैंने आपको करके बताया। ठीक है, फिर एक और चीज होती है जो लास्ट मैंने बताया था आपको, वो क्या होता है आपका MHCP, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। इसका फुल फॉर्म क्या है, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। इसका मतलब है कि आपका सभी कैंडल पावर का एवरेज करना है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ रहा है, ना कि अबव ना कि बिलो, उससे मतलब नहीं। MSCP में क्या था, ऊपर नीचे दोनों, अबव बिलो दोनों को मिला के करना है। MSCP में क्या हो गया, या तो अबव या तो बिलो, ये हो गया। MHCP में ना तो अबव ना तो बिलो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितना भी कैंडल पावर है उसका एवरेज है। क्या बोला मैंने, एवरेज ऑफ ऑल कैंडल पावर, एवरेज ऑफ ऑल कैंडल पावर falling in horizontal plane, falling in horizontal plane।
यस, एम एच एस टी पी में एबव या बिलो होगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। नहीं 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 धीरज, नहीं नहीं नहीं। नहीं धीरज, आप गलत बोल रहे हैं। एमएचसीपी में या तो ऊपर की बात होगी या तो नीचे की। मैं एक बार रफली एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो समझना। जैसे मान लो ये आपके पास बल्ब है, ठीक है धीरज, ये आपका बल्ब है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो आपका जो ल्यूमेन निकला, मान लो इधर लिखना 10, इधर निकला 20, इधर निकला 40, इधर निकला 20, इधर निकला 10, इधर गया 5, इधर गया 3। तो आप जब क्या निकालोगे, एम एच सी पी निकालोगे, एम एस सी पी पहला वाला, तो क्या करोगे, जितने भी इसमें है इन सभी को ऐड करके उनका एवरेज निकाल दोगे, तो वो हो जाएगा मीन स्फेरिकल कैंडल। मतलब हर एक चीज को आपने काउंट किया, सबको काउंट करना है। एम एस एस सी पी मतलब, एम एच एस सी पी उसका मतलब क्या होता है, आपको इनको काउंट करना, जो ऊपर है, जो रेड पेन रहा है ना मैंने, इन सबको काउंट करना है, लेकिन ये 5 और 3 वालों काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर, मतलब आपने एबव वाली कंडीशन यहां पे मानी है। एमएचसीपी में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितनी एलिमेंट पड़ रहे हैं, 5 और 3, तो इन दोनों का 5 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा आपका 4। तो ये आपका हो जाएगा एमएचसीपी। लेकिन अगर यही लैंप में ऐसा कर दूं, अगर यही लैंप मान लो ऐसा है ये, तो इस केस में आपका जो एमएचसीपी क्या हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा, है ना। मान लो यहाँ पे कितना 5 है, यहाँ पे 3 है, 10 20 30 40 20 10। इसमें क्या करोगे आप, इसमें एमएससीपी डिफिनेशन क्या होगी, हर एक डायरेक्शन में जितने भी कैंडल पावर है उनका आप एवरेज निकाल लोगे। मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर में क्या करोगे, आप जो बिलो वाला है इनको ऐड करके आप इनका एवरेज निकालोगे, ठीक है। और एमएससीपी में क्या करोगे, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेस पे कौन कौन ल्यूमेन आ रहे हैं 5 एंड 3, तो इनका आप एवरेज निकालो, ठीक है। एक बार बता दो, कंफर्म करो, क्लियर। अभी क्लियर हुआ धीरज, प्रिंस आपको भी क्लियर हुआ। चलो चलो, इतना क्लियर हो गया। अब एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं लैम्प इफिशियंसी। एक नया टर्म आता है आपके पास यहां पे, कौन सा, लैम्प इफिशियंसी। लैम्प इफिशियंसी क्या होता है कि आपका कोई भी लैम्प कितना पावर, मतलब कितना ल्यूमेंस दे रहा है पर वॉट, उसी को हम बोलते हैं आपकी लैम्प इफिशियंसी। लैम्प इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है ल्यूमेंस पर वॉट, कितने ल्यूमेन इसने लिए हैं पर वॉट, ये आपका होता है लैम्प इफिशियंसी, ल्यूमेंस पर वॉट, ठीक है। ये होती है आपकी लैम्प इफिशियंसी। ये आपका क्या होना चाहिए, शुड बी हाई। जो आपकी लैम्प इफिशियंसी है ना, किसी भी लैंप की जो लैंप इफिशियंसी है वो आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सभी को यहां तक क्लियर हुआ। जस्ट अ सेकंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, राधे राधे। तो किसने किया है ना, मैं करता हूँ फिर आराम से, अभी कहाँ हो आप। ठीक है, मैं करता हूँ फिर, ना फ्री होकर आराम से। कितने टाइम से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर कब तक फ्री हो गया आप। ठीक है ठीक है, मैं उसके बाद करता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलो। तो यहां तक हो गया आपका जो लैंप इफिशियंसी है,
वो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, शुड बी हाई। एक नया चीज होता है हमारे लैंप में, एक डेफिनेशन होगी, एक नया पैरामीटर होता है, या फिर क्या बोलोगे, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, आपका मेंटेनेंस फैक्टर। एक नया टर्म होता है, इसको बोलते हैं क्या, मेंटेनेंस फैक्टर। अब ये मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है, मेंटेनेंस फैक्टर एक ऐसी चीज है, मतलब जैसे मान लो आपके पास कोई एक लैंप है, ठीक है, आपके पास कोई एक बल्ब है ना, वो मान लो 4 महीने पुराना है। कितना है वो, 4 महीने पुराना। तो उससे कुछ ना कुछ आपका इल्यूमिनेशन मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा होगा। मतलब आपका इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल मतलब जैसे कोई लैंप है 4 महीने पुराना है, मतलब वो लैंप नहीं मतलब किस गुड कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। और वही लैंप अगर नया रहा होगा, जैसे मान लो कोई लैंप अभी 4 महीने पुराना है, तो वो कुछ लाइट कम देगा क्योंकि डस्ट वगैरह बैठ जाएगी, सरफेस पे डस्ट बैठ जाएगी, तो अब्जॉर्व कर लेगा लाइट को, है ना। उस टाइम पे इल्यूमिनेशन कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा। लेकिन अगर वो लैंप नया होता, उस टाइम पे इल्यूमिनेशन कुछ अलग होता। क्या बोला मैंने, इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड डिवाइडेड बाय इल्यूमिनेशन अंडर न्यू कंडीशन, ये होता है आपका मेंटेनेंस फैक्टर। ये ऑब्वियस सी बात है कि जो इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन वो कम होगा, इल्यूमिनेशन अंडर न्यू कंडीशन ज्यादा होगा, इसका मतलब जो मेंटेनेंस फैक्टर है ना। स्पेलिंग क्या गलत थी, मैंने क्या मेंटेनेंस किया। अरे बाप रे। तो मेंटेनेंस फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 1। समझ में आया, बहुत अच्छा समझ में आया। अब कोई पूछता सर एक नया टर्म और आता है जिसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर। एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं आपका क्या, डिप्रिसिएशन फैक्टर। एक नया टर्म आता है आपके पास यहाँ पे, डिप्रिसिएशन फैक्टर। ये डिप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है, ये आपका होता है क्या, मेंटेनेंस फैक्टर का रेसिप्रोकल होता है। ये क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल होता है। मतलब इस क्या हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा ई अंडर न्यू कंडीशन डिवाइडेड बाय ई अंडर नॉर्मल कंडीशन। और डिप्रिसिएशन फैक्टर की वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका रेसिप्रोकल होता है ना, याद रखिए। किसका रेसिप्रोकल है, मेंटेनेंस फैक्टर का रेसिप्रोकल है। ओके। अब एक नया टर्म आता है मेरे पास जिसको मैं बोलता हूं आपका एब्जॉर्प्शन फैक्टर। एक नया टर्म मैंने यहां पे बोला आपका, क्या नाम है उसका, एब्जॉर्प्शन फैक्टर। ये क्या होता है समझना, ये भी आपका ऐसा है कि मान लो आप किसी रूम में हैं, ठीक है, आप किसी रूम में हैं, है ना, उस रूम में रूम पूरा साफ है ना, मान लो अभी आपने मस्त रूम में पुताई उताई करवाया, ठीक है, और लैंप लगाया, तो उस टाइम पे कुछ इल्यूमिनेशन होगा। अब पुताई करने के बाद ऑलमोस्ट 2-3 मिनट रूम पैक रहेगा, तो कुछ जाली वगैरह हो जाएगी, कुछ डस्ट हो जाएगी, कुछ धूल हो जाएगी, है ना। तो होगा क्या कि वो हो गई नॉर्मल कंडीशन, है ना। जब 2 महीने पुराना हो गया रूम, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या इल्यूमिनेशन मिलता है, डिवाइडेड बाय जब रूम आपका पूरा नीट एंड क्लीन था, पॉलिश हुआ था, उस टाइम पे क्या इल्यूमिनेशन है, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं आपका एब्जॉर्प्शन फैक्टर। तो क्या बोला मैंने आपका यहाँ पे, इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन डिवाइडेड बाय इल्यूमिनेशन अंडर नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट।
तो हम बोलते हैं आपका एब्जॉर्प्शन फैक्टर। ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है कि भाई 2 महीने बाद जो लैंप से इल्यूमिनेशन होगा, जब रूम गंदा हो गया है उस टाइम पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो गंद कम होगा। तो क्या बोलोगे, आपका जो एब्जॉर्प्शन फैक्टर की वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं क्या होगी, लेस देन 1 होगी। हाँ या ना, ये आपका क्या होगा, लेस देन 1। दोनों सिमिलर हुए मतलब किसकी बात कर रहे थे आप? अच्छा, उसकी एमएचएससीपी की बात कर रहे हो ना। उसमें कुछ डाउट आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो, है ना। अगर आपको उसमें कुछ फर्दर डाउट्स बनते हैं तो आप उसको हैंड रेज करके भी डाउट को पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो, ओके। अब बात करते हैं हम लोग, एक नया टर्म आता है हमारे पास, देखो यूडब्ल्यू में जो मैं भी आपको बता रहा हूं, आप ये मान के चलिए जितना मैंने अभी आपको आधे घंटे पढ़ाया, ये आपके यूडब्ल्यू का ऑलमोस्ट 40% पार्ट है। यूडब्ल्यू बहुत छोटा सब्जेक्ट है लेकिन कंफ्यूजिंग है, लोग इसको पढ़ते नहीं है, पूरा पढ़ के चले जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यही से बनता है, डेफिनेशन से बनता है, कौन सी वैल्यू कम कौन सी वैल्यू ज्यादा, कौन किसका रेशियो है, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो ये होगा आपका एब्जॉर्प्शन फैक्टर के बारे में। एक नया टर्म होता है इसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। एक नया टर्म हमारे पास आता है, इसको बोलते हैं आपका क्या, यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो अगर हम यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है, मान लो कि हमारे पास कोई लैंप है, ठीक है, हमारे रूम में कोई लैंप लगा हुआ है और वहां पे इस रूम में मैं बैठा हूं, ठीक है, उस रूम में मैं बैठा हूं, ऊपर लैंप लगा हुआ है, तो जब लैंप से जो ल्यूमन निकले, मान लो 100 ल्यूमन निकले, वो जो 100 ल्यूमन आए कुछ दीवार में जा रहे होंगे, कुछ मेरे बाल में जा रहे होंगे, कुछ एसी में जा रहे होंगे, कुछ लैपटॉप पे जा रहे होंगे, मतलब उस 100 में से कुछ ल्यूमन मुझ तक आ रहे हैं, कुछ इधर उधर जा रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, जो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है कि जो 100 ल्यूमेंस वहां से आए हैं उनमें से कितने ल्यूमेंस मुझ तक पहुंच रहे हैं। अगर मैं वर्किंग सरफेस हूं तो क्या बोलूंगा मैं, ल्यूमेन रीचिंग टू द वर्किंग सरफेस डिवाइडेड बाय ल्यूमेन एमिटेड बाय द लैंप। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होता है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो क्या बोला मैंने, आपका देखना, ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में, ल्यूमेन रीचिंग टू द सरफेस, जिस सरफेस की आपकी वर्किंग सरफेस है उसमें कितने ल्यूमेन पहुंच रहे हैं। तो लिखना आप लोग यहां पे, ल्यूमेन रीचिंग टू द सरफेस डिवाइडेड बाय ल्यूमेन गिवन बाय लैंप। सॉरी, ल्यूमेन गिवन बाय लैंप, ठीक है। तो ये होगा आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू, और ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। कॉमन सेंस की बात है यार, है ना। आपके लैंप ने अगर 100 ल्यूमेंस दिए हैं तो मुझ तक जो ल्यूमेंस पहुंचेंगे वो 100 से कम ही पहुंचेंगे ना, 105 तो पहुंच नहीं जाएंगे। तो ल्यूटेंस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, ठीक है। एक नई चीज होती है, एक नया टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर। उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है। रिफ्लेक्शन फैक्टर तो आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, साइंस में पढ़ा है। रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट, है ना, कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हुई और कितना इंसिडेंट थी, इन दोनों का जो रेशियो है वही आपका कहलाता है रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्टेड लाइट डिवाइड बाय इंसिडेंट लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट डिवाइड बाय इंसिडेंट लाइट, ये आपका होता है क्या, रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्टेड लाइट डिवाइड बाय इंसिडेंट लाइट, ये होता है आपका
रिफ्लेक्शन फैक्टर की वैल्यू, है ना। और इसकी वैल्यू अगेन क्या होगी, लेस देन 1। मतलब जितना लाइट आया है उससे कम पार्ट ही तो क्या होगा आपका, रिफ्लेक्ट, मतलब रिफ्लेक्ट होगा, जितनी आया उससे कम ही रिफ्लेक्ट होगा ना। तो ये हो गया आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन फैक्टर। ठीक है, चलो एक नया टर्म होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं वेस्ट लाइट फैक्टर। एक नया फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर बताएं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है इसमें, लोग कंफ्यूज भी होते हैं। एक नया टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट लाइट फैक्टर। ये क्या होता है आपका, यहाँ पे वेस्ट लाइट फैक्टर क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वेस्ट लाइट फैक्टर क्या होता है, अगर हम वेस्ट लाइट फैक्टर के बारे में बात करें तो वेस्ट लाइट फैक्टर हमारा होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास कितना आपका ओवरलैपिंग एरिया है। मतलब ओवरलैप मतलब कि मान लो ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं दो लैंप लगा के रखूँ। कौन कौन से लैंप लगा के रखूँ, एक यहाँ पे जस्ट मेरे फेस के सामने है, एक सामने ट्यूबलाइट लगा हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा ना, जो ट्यूबलाइट की लाइट मुझ तक पहुंच रही है, इसकी भी लाइट आ रही है दो जगह यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं जहां पे डबल लाइट पड़ जाए, दो दो लाइट पड़ जाए, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, आपका ओवरलैपिंग एरिया। मतलब जैसे आप ये समझो, जैसे आपका दोपहर में हो, ठीक है, दोपहर में आप बिल्कुल धूप है, गर्मी का टाइम, बिल्कुल धूप है, आप दोपहर में बाहर जाते हैं, बिल्कुल धूप में एक बुक रख देते हैं ओपन करके, ठीक है, पेज नंबर 100 ओपन करके रख देते हैं। अब उसको आप अपने टॉर्च से देख रहे हैं ओपन करके, तो भाई जब सनलाइट इतनी आ रही है उसमें टॉर्च की लाइट क्या अच्छा नहीं, क्या ज्यादा ज्यादा उजाला दिख जाएगा, वो तो उतना ही दिखाई देगा ना। तो उसको हम बोलते हैं वेस्ट लाइट फैक्टर। तो हम इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है ओवरलैपिंग एंड, जैसे मान लो आपका कोई वर्किंग सरफेस है ना, तो कभी कभी उसके बाहर भी, जैसे मान लो आप कभी पिज्जा खाए हो ना, जब पिज्जा बनाते कभी किसी को देखे होगे, तो पिज्जा है, इसमें क्या डालते हैं, चीज डालते हैं, जब चीज डालते हैं ऐसे तो डाल देते हैं ना चीज थोड़ा सा, तो कभी कभी क्या, तो पिज्जा बाहर चला गया ये, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया वेस्ट हो गया ना, इसके बाहर जो गिर गया वो वेस्ट हो गया, क्योंकि हमारा पिज्जा तो इतना ही बस है ना। तो वेस्ट लाइट फैक्टर में क्या होता है कि जो वर्किंग सरफेस है, वर्किंग सरफेस में कितना लाइट आ रहा है, मतलब ये बाहर कितना गया आपका, फॉलिंग आउटसाइड ल्यूमेन, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉलिंग आउटसाइड ल्यूमेन, ये भी एक वेस्ट लाइट है। और साथ में जो हमारा यहाँ पे क्या ओवरलैपिंग एरिया, मतलब जो डबल सोर्सेज को एक्साइट किया गया है ना, ओवरलैपिंग एरिया डिवाइडेड बाय टोटल ल्यूमेन गिवन बाय द लेंथ, ये हमारा होता है वेस्ट लाइट फैक्टर। तो मैं यहाँ पे दो टर्म का यूज करूंगा, एक है कि आपका फॉलिंग आउटसाइड, आउटसाइड ल्यूमेन मतलब आपका पिज्जा के बाहर जो चीज चला गया उसको बोलते हैं फॉलिंग आउटसाइड, है ना। और दूसरा ओवरलैपिंग एरिया, मतलब कि जैसे मान लो पिज्जा खा रहे हो ना, तो पिज्जा मान लो यहाँ पे कुछ कार्टून लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें अगर कुछ चला जाए आपका क्या, चीज, तो वो तो वेस्ट हो गया ना। तो वैसे हम बोलते हैं इसको क्या, वेस्ट लाइट फैक्टर। तो क्या हो जाएगा देखना आप लोग, आप इसको बोलोगे ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया एंड फॉलिंग आउटसाइड ल्यूमेन, एंड फॉलिंग आउटसाइड ल्यूमेन डिवाइडेड बाय टोटल ल्यूमेंस गिवन बाय लेंथ। टोटल ल्यूमेंस गिवन बाय लेंथ, इसको हम बोलते हैं आपका वेस्ट लाइट फैक्टर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, ओके। एक नया टर्म और होता है जो हम बोलेंगे लास्ट टर्म हमारा होगा इल्यूमिनेशन का, इसके तो हम इल्यूमिनेशन को और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो हमने वेस्ट लाइट फैक्टर पढ़ लिया, एक और टर्म होता है इसको बोलते हैं आपका क्या, ग्लेयर। ये ग्लेयर क्या होता है ना, एक चीज हम लोग लास्ट में और देख लेते हैं क्या होता है ग्लेयर, ये क्या होता है।
ग्लेयर एक तरीके से क्या है, आपका डिस्कम्फर्ट, हमारी आंखों को डिस्कम्फर्ट जो फील होता है ना, उसी को हम बोलते हैं ग्लेयर। जैसे मान लो आप गाड़ी चलाते हो रात में, है ना, आप कार चला रहे हैं रात में, ठीक है, अंधेरी रात है, और सामने से आपको ऐसा था कि दो बाइक वाले आ रहे हैं पैरेलली बात करते हुए, ठीक है, लेकिन बाद में आप जब पास में पहुंचो आपको लगता है अरे भाई ये बाइक वाले नहीं, ये तो कार वाला है ना। तो मतलब आपको ये सब फील हो कि दो बाइक वाले, कार वाले नहीं, दो बाइक वाले आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ग्लेयर होता है, इसी को जो हमारी आंखों का ऐसा फील हुआ ना, जो हमारी लाइट चमकती है आंखों के सामने रात में, उसी को हम बोलते हैं ग्लेयर। ग्लेयर एक डिस्कम्फर्ट है। कब होता है डिस्कम्फर्ट? जब हमारी आंखों में, देखो, हमारी आंख, हम कोई भी चीज क्यों देख पाते हैं, उसके पीछे का रीजन है कि हमारी आंखें सेंस करके उसकी इमेज एक क्रिएट करती है रेटिना पे। यहाँ पे आंखों के पीछे रेटिना होगा, उस पे एक रेटिना पे इमेज क्रिएट करती है, और उससे हमारा सिग्नल कनेक्ट होता है ब्रेन पे। तो ग्लेयर में क्या होता है कि हमारी आंखों ने कुछ चीज देखी, लेकिन हमारी आंखों में एक होता है आयरिस, जो क्या करता है, वो आयरिस उस सिग्नल को, उस जो हम देखते हैं उसको रेटिना तक पहुंचाता है, लेकिन वो खुद ही कंफ्यूज होता है। जब वो लाइट आती है ना, ब्राइट लाइट हमारी आंखों में आती, चमकती है, तो वो आयरिस कंफ्यूज आता है कि हम क्या देख रहे हैं। उस लाइट से कंफ्यूज होके वो सिग्नल को कलेक्ट ही नहीं कर पाता, और रेटिना तक पहुंचा ही नहीं पाता। जब रेटिना तक नहीं पहुंचता तो माइंड तक नहीं पहुंचता, है ना। उसी टाइम को हम बोलते हैं ग्लेयर, ठीक है। तो ग्लेयर एक तरीके से आपका क्या है पे, डिस्कंफर्ट। ग्लेयर इज अ डिस्कंफर्ट, है ना, डिस्कंफर्ट टू आईज। ऐसा क्यों होता है कि जो आयरिस है वो आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाता, क्या बोलोगे? आयरिस डज नॉट कलेक्ट इंफॉर्मेशन। जो आयरिस है ना वो आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाता, आयरिस डज नॉट कलेक्ट इंफॉर्मेशन। एंड वी कैन नॉट सी, एंड वी कैन नॉट सी, इसी को हम बोलते हैं आपका ग्लेयर। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे पहुंचाते हैं। अब हमको एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। हमारे इल्यूमिनेशन के टोटल दो नियम होते हैं, हम उन दोनों नियम को यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो पहला हमारा जो नियम होता है, आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। यहां तक आपके जो टर्मिनोलॉजिकल क्वेश्चन है वो बन जाएंगे सारे। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारे पास इल्यूमिनेशन के टोटल कितने नियम हैं? इल्यूमिनेशन के टोटल हमारे पास दो नियम हैं। एक है आपका लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? धीरज कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार बात करते हैं। अरे इन्हें बंद कर दिया यार, आप लोग मेरे साथ प्रैंक करते हो क्या? क्यों भाई? ये प्रैंक वाला सिस्टम है क्या, जैसे मैं विंडो ओपन करूंगा तो आप लोग बंद कर दोगे, लेकिन मैं देख लूंगा किसने बोला, किसने किसने किया था, किसने किया था। हम्म? चलो आ जाओ, किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हो, है ना। चलो, तो हमारे पास टोटल इल्यूमिनेशन के दो नियम होते हैं। पहला हमारा होता है लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पे क्या, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इल्यूमिनेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया, पहला जो आपका इल्यूमिनेशन का लॉ है, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। सेकेंड होता है आपका लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। जो सेकंड नियम होता है इल्यूमिनेशन का उसको हम बोलते हैं आपका लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ।
जो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ होता है वो आपका क्या होता है, वो बोलता है कि जो इल्यूमिनेशन है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ना, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई एक सोर्स है, रेड रेड को लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई सोर्स है, ठीक है, ये आपके पास कोई सोर्स है और ये आपका नीचे सरफेस है और यहाँ पे ये कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। तो इन्हें बोला कि जैसे मान लो यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन होगा पी पॉइंट पे, ड्यू टू सोर्स को, ये ओ आपका सोर्स है, यहाँ पे मान लो थीटा आपका एंगल है, तो ये बोला गया है कि हमारे पी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो इस थीटा एंगल के कोसाइन के प्रोपोर्शनल, मतलब E विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ थीटा। ये हमको ऐसा बोला गया है अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। ठीक है, दो नियम मैंने आपको बता दिए। अब अगर हम इन दोनों नियम को कंबाइन कर दें, टाइपिंग के साइड में ही दिया है, टाइपिंग करने जाते हैं तो हेनरीज लॉ। अच्छा ऐसा है क्या, ये चीज आपको पहले बतानी थी, मैं डेवलपर को बोल दूंगा ना ये चीज में डेवलपर। अच्छा अभी भी आपको ऐसा करना क्या, टाइपिंग करते हैं उसको मोबाइल को टेढ़ा करना पड़ता है, ऐसा अभी भी है क्या? क्यों? ये सिस्टम अभी भी क्या है कि अगर आपको टाइपिंग करना तो मोबाइल को टेढ़ा करना पड़ता है, कि सही हो गया ये चीज अभी? तो ये चीज तो गलत है ना यार, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने ये चीज डेवलपर को बोली, मुझे लगा सही कर दिया होगा इसने। ये चीज गलत लगता होगा ना, है ना? ये चीज तो गलत है ना, इसको सही करवाना पड़ेगा, मैं डेवलपर को बोलता हूँ इस चीज के लिए। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज सही हो गई होगी, है ना? इसको मैं सही करवाता हूँ, है ना, कि चैट करते टाइम आपका स्क्रीन टेढ़ा ना हो बार बार। अभी सही नहीं हुआ है ना? वाह, आपको लगा कि आपके फोन में दिक्कत है, ऐसा थोड़ा ना यार, है? इसको मैं सही करवाता हूँ, ठीक है ना, आज डेवलपर को बोलता हूँ, आज ही मैं डेवलपर को चीज बात के लिए क्लियर करूंगा। मुझे पीछे पहले किसी ने बोला कि सही हो गया होगा, ये अभी तक सही नहीं हुआ है। ठीक है, चलो कोई नहीं, सही करवा लेंगे। तो अगर मैं इन दोनों लॉ को साथ में मिला दूं तो मेरा जो इल्यूमिनेशन होता है ना वो ये हो जाएगा, इल्यूमिनेशन हो जाएगा इक्वल्स टू सीपी मतलब कैंडल पावर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब मैं यहाँ पे जो बताऊंगा ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बताने वाला हूं, ठीक है? कैसे बताऊंगा शॉर्टकट, देखना। जैसे मान लो आप सभी लोग कि मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे भी सोर्स है, दो सोर्स है, ठीक है। और इस सोर्स के जस्ट नीचे एक हाइट पे यहाँ पे ये एक पॉइंट है पी, है ना? इस सोर्स का जो कैंडल पावर है कितना है, सीपी। तो मुझे बताना है कि इस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन कितना होगा, ईपी कितना होगा। ईपी की जो वैल्यू होगी वो होगी आपका, मान लो इसकी हाइट कितनी एच, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, सीपी बाय एच स्क्वेयर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका ईपी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 मान लो मेरे पास एक सोर्स ये था, कैसे हो गया कर दिया, मान लो मेरे पास सोर्स यहाँ पे वही सेम सोर्स है सीपी, ठीक है, ये मेरे पास कैंडल पावर है सीपी और उसकी ये हाइट अभी भी एच है, अभी भी जो हाइट वो कितनी है, एच है, ठीक है। और मुझे जो इल्यूमिनेशन निकालना है वो इस पी पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, पी नहीं क्यू पॉइंट लेता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज योर क्यू पॉइंट। और और ये आपका मान लो क्या था, पी पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो ये डिस्टेंस है वो मान लो आपका एन, मतलब कितनी यहाँ पे आई, मान लो आपका आर है डिस्टेंस, तो
इस टाइम पे जो क्यू पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो कितना होगा, ई क्यू कितना होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग अगर ई क्यू निकालने जाएंगे तो ई क्यू कितना आएगा, ई क्यू हमारे पास आ जाएगा सीपी बाय आर स्क्वायर, है ना, सीपी बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, एंगल यहाँ पे थीटा बन जाएगा, सीपी बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो मैं चाहूं तो ये वाला फॉर्मूला यूज ना करके एक नया फॉर्मूला मैंने निजात किया, वो फॉर्मूला क्या आपके पास, ई क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा, ई क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ई मतलब सीपी बाय एच स्क्वायर, सीपी बाय एच स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं लिया, क्या लिए एच स्क्वायर, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीपी बाय एच स्क्वायर इनटू कॉस क्यूब थीटा, ये करना है। तो इससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, है ना, तो ये चीज आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिए। तो आपके पास यहाँ पे ई क्यू कितना हो जाएगा, ई क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा, ये क्या ई पी तो हो जाएगा ई क्यू इक्वल्स टू ई पी कॉस क्यूब थीटा, ठीक है ना। यहां तक सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हुआ क्लियर, बताओ फटाक से। है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी कभी बनता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल बनता है, आपको ल्यूमेन दे दिया जाता है कि मान लो आपका कोई लाइट है, वो उसका जो ल्यूमेन 1000 ल्यूमेन पास कर रहा है, उसका एमएससीपी कितना होगा। तो क्या करना है, कभी भी अगर आपसे एमएससीपी पूछा जाए, लिख देता हूं यहाँ पे, कभी भी अगर आपसे एमएससीपी पूछा जाए तो क्या करोगे, ल्यूमेन अपॉन 4 पाई, जितने ल्यूमेन दिए हैं ना उसको 4 पाई से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाए, ल्यूमेन्स अपॉन 4 पाई से आपका एमएससीपी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ल्यूमेन अपॉन 4 पाई कर दोगे तो आपका एमएससीपी की वैल्यू आ जाएगी, ये बात आप यहां पे ध्यान में रखिए। इतना नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़े। इतना जल्दी से पढ़ लीजिए फिर अपन आगे बढ़े। आज हमको कितना पढ़ना है मैं बता दूं, मुझे आर्क लेंथ तक पढ़ना है पूरा, मैंने पूरा शेड्यूल बनाया, 3 दिन में कंप्लीट करना है ना, तो 3 दिन में कंप्लीट करने के लिए आज हमको आर्क लेंथ तक पढ़ना है ना। आर्क लेंथ तक पढ़ने के बाद हम लोग आज की क्लास को बंद करेंगे, ठीक है। चलो इतना नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोग के अंदर पता क्या है, मैं एक चीज आपकी कमी बताऊं सभी की, कि ना बताऊं। हम्म, आप लोगों के अंदर एक कमी है, वो कमी मुझे लगता है कि बहुत जल्द से जल्द आपको निकालनी पड़ेगी, सही करनी पड़ेगी। और वो कमी आप लोगों के अंदर ये है कि कितना बच्चा आर्क लैंप तक, मान लो 15 से 20 मिनट लगेगा बस, और कुछ नहीं, है ना। अगर बात करूं मैं कि आप लोगों के अंदर एक कमी ये है कि आप लोग एक्साइटेड बहुत, एक्साइटेड मतलब कि आप लोग जॉब के लिए मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन उसकी मेहनत के लिए एक्साइटेड नहीं है। सभी को जॉब चाहिए लेकिन मेहनत में आप लोग डर जाते हो सभी लोग, है ना। आप ये लोग पढ़ क्या रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे दिन में कोई पढ़ाई होती क्या ये, ऑनलाइन क्लास के चक्कर में हम लोग 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे, कभी अगर ऑफलाइन मुझसे पढ़े होंगे, उनसे पूछो 10 घंटे की लाइव क्लास ली हम लोगों ने यार, एक दिन में 10 घंटे, मॉर्निंग 8 टू नाइट के 8 PM तक क्लास लगाई हमने, है ना। तो वो होती है एक्चुअल पढ़ाई। अभी तो हम लोग 1-2 घंटे पढ़ रहे हैं, जब 10 घंटे पूरी क्लास होती है, सब सोचो क्या था उस टाइम पे, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, डर नहीं रहे, नींद आती है इसका कुछ सोल्यूशन बताइए। नींद का कितना अच्छा सोल्यूशन बताया मैंने आपको, देखो नींद के 2 सोल्यूशन। अगर आप मान लो रात में सो रहे हो, ठीक है, और सुबह आपको उठना है, नींद आ रही है, तो आपके लिए मैं इतना बेहतरीन सोल्यूशन बताऊंगा, इतना बेहतरीन सोल्यूशन, उससे अच्छा सोल्यूशन कुछ भी नहीं है।
अगर आपकी सुबह नींद नहीं खुलती, नींद आती है तो रात में इतना पानी पी के सो जाओ कि कुछ भी करो, कुछ भी कर लो, आपको सुबह 5 बजे उठ के बाथरूम जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? मैं ये अपनी टेक्निक बता रहा हूं, ये मेरे पढ़ाई टाइम करने के टाइम पे ये सुबह उठने की टेक्निक थी। मैं बहुत सोता हूँ सुबह, लेकिन जब मुझे कहीं रात मतलब सुबह जल्दी उठना होता है ना, तो मैं रात में इतना पानी पी लेता हूँ, इतना पानी पी लेता हूँ कि सुबह मुझे 5 बजे तो मतलब बिस्तर छोड़ के उठना ही पड़ता, भागना पड़ता। पहला तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप लोग क्या कर सकते हो, अगर नींद आती है दोपहर वगैरह में तो बाल धुल लो। मैंने आपको पहले ही बताई, ये चीज भी मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। इवन अभी भी क्लास लेने के पहले मुझे भी नींद आ रही थी, है ना? अभी भी सुबह क्लास देने के पहले मुझे नींद आ रही थी, मैंने क्या किया, है ना? हालांकि करना तो वो नहीं चाहिए, मैं क्या करता हूँ, बाथरूम में नहीं जाता हूँ क्योंकि बाथरूम पूरा पैर और गिले हो जाते हैं, तो मैं किचन में चला जाता हूँ। किचन का सिंक चालू करता हूँ, बाल मुंडी नीचे कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मस्त किचन में जाता हूँ, क्योंकि बाथरूम में पूरा पैर और गीला हो जाएगा, ज्यादा ताम झाम हो जाएगा। वहां बाथरूम में नहीं जाता मैं दोपहर में। मस्त किचन में घुस गया, सिंक चालू किया। मम्मी तो सॉरी, गम्मी एक तो डांटती मेरे को, मम्मी थोड़ा साइड में थी। मस्त गया टॉवेल लेके, सिंक चालू कर लिया, मस्त फट 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 पानी यहाँ पे गिर रहा था, फट 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 पानी गिरा। आराम से शैम्पू में कुछ नहीं किया, नॉर्मल पानी से वॉश करके 5 मिनट आ गया, बिल्कुल फ्रेश। आप मुझे देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको अभी क्लास देने के पहले, मेरी क्लास लगभग 4 बजे थी ना, अपनी क्लास 3:55 तक मैं सोया हूँ बराबरी से खाना पीना के सोया हूँ, लेकिन 5 मिनट में इतना फ्रेश हो गया हूँ कि 1.5 2 घंटे से बिल्कुल बात किए जा रहा हूँ, बिल्कुल मेरा ध्यान इधर कहीं भी नहीं जा रहा, है ना? तो कुछ टेक्निक्स आपको खुद बनानी पड़ेंगी, है ना? कुछ और सोचो, कुछ और एनालिसिस करो, वॉक कर लो, दौड़ लो, कुछ भी करो, है ना? लेकिन अपनी एनर्जी बचा कर। चलो आ जाओ। नहीं आप लोग बोलोगे सर आप ज्ञान बस दे रहे हो, पढ़ा नहीं रहे हो यार। एक तो नींद भी आ रही है, ज्ञान बस दिए जा रहे हो, पढ़ा नहीं रहे हो, हैं? दोनों हो रहा है, जगना भी पड़ रहा है, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। सूखने के बाद फिर अपना असर दिखाने लगेगा। अरे ऐसा नहीं होता यार भाई, करके तो देखो, बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब चीजें एक्सपेरिमेंट करते रहो। ठीक है, चलो आ जाओ। अब एक नया चीज होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर कर्व करके, एक नाम की चीज होती है। हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है, क्या नाम की चीज होती है, पोलर कर्व। ये पोलर कर्व क्या है? पोलर कर्व नाम की एक चीज होती है। पोलर कर्व के बारे में हमको किसने बताया था? एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रूसो। जिनका नाम क्या है? रूसो। ये उनका रूसो का नाम हो गया, रूसो। इन्होंने हमको पोलर कर्व के बारे में बताया और बताया कि जो पोलर कर्व हम बनाते हैं वो किसी भी लैंप का इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका अनसिमेट्रिकल शेप होता है। आप लैंप पे देखो ना, 100 वाट का जो बल्ब आता है वो बिल्कुल चौकोर गोल नहीं होता, है ना? उसका शेप थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल शेप होने की वजह से, बल्ब का अनसिमेट्रिकल शेप होने की वजह से आपका क्या बनता है, पोलर कर्व। रूसो ने दिया था, क्यों दिया था? बल्ब के अनसिमेट्रिकल शेप की वजह से। ठीक है? अनसिमेट्रिकल शेप होने की वजह से जो कैंडल पावर है वो हर एक डायरेक्शन में सेम नहीं होता, है ना? बल्ब के अनसिमेट्रिकल शेप होने की वजह से कैंडल पावर जो है इज नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। उसी के बारे में हमको ये पोलर कर्व बताता है। और ये कोई एग्जैक्ट कर्व नहीं, ये एक अप्रोक्सीमेटेड कर्व है। कैसा है ये आपको याद रखना है। जो पोलर कर्व है ना, कोई ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेटेड कर्व। ठीक है? तो ये चीज याद रखनी है आपको पोलर कर्व के बारे में। पोलर कर्व हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो भी लैंप है ना, जो बल्ब है, जो लैंप है, उनका जो शेप है वो अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल शेप होने की वजह से जो कैंडल पावर होता है उनका हर एक डायरेक्शन में सेम नहीं होता, है ना? तो उसके लिए पोलर मतलब रूसो ने पोलर कर्व बनाया, जो कि अप्रोक्सीमेट कर्व माना जाता है। पोलर कर्व दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व, एक होता है वर्टिकल पोलर। एक होता है आपका
हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल पोलर कर्व। हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व एक होता है आपके पास यहाँ पे वर्टिकल पोलर कर्व। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों पोलर कर्व आपके पास यहाँ पे बनते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में, हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व के बारे में, तो वो आपका ऐसा बनता है, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व आपका ऐसा कुछ, ठीक है, हार्ट का शेप बनाना, कुछ नहीं करना। तो ये बन गया आपका हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व। वर्टिकल पोलर कर्व कैसे बनता है वही बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये बन गया आपका वर्टिकल पोलर कर्व, ठीक है। तो याद रखना दो तरह के पोलर कर्व होते हैं, हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व और वर्टिकल पोलर कर्व। हॉरिजॉन्टल पोलर कब कब बनाया था, जब आपका लैंप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, मतलब लैंप यहाँ पे रखा है ऐसा, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व। जब आपका लैंप वर्टिकल रखा होगा तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल पोलर कर्व, ठीक है। एक नया टर्म होता है हमारे पास, एक नया चीज होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग स्फीयर। एक नया चीज होता है, इसको क्या बोला मैंने, इंटीग्रेटिंग स्फीयर। ये क्या होती है, इंटीग्रेटिंग स्फीयर एक डिवाइस है। जो इंटीग्रेटिंग स्फीयर है ना, वो एक आपका डिवाइस है ना। स्फीयर मतलब एक फुटबॉल टाइप का एक डिवाइस है। उसके सेंटर पे हम क्या रख देते हैं, आपका कोई भी लैंप, ठीक है। तो उसके अंदर की जो सरफेस होगी ना, जो फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर की जो सरफेस होगी, वो क्या करती है, जितने भी ल्यूमन उस बल्ब, मतलब उस बल्ब से निकल रहे हैं, वो उसकी सरफेस को काउंट कर लेती है। और हम इसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं, एमएससीपी निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग स्फीयर के थ्रू हम लोग एमएससीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक डिवाइस है। इंटीग्रेट मतलब होता है सम करना, मतलब इस फुटबॉल के अंदर, फुटबॉल एक स्फीयर है, उसके अंदर हम अपना लैंप रख देते हैं और बंद कर देते हैं। फिर वो क्या होगा, लैंप की जितनी भी लाइट निकली, वो इस जो इंटीग्रेटिंग स्फीयर, जो अंदर स्फीयर की सरफेस है, वो उसको काउंट कर लेती है और 4 पाई से डिवाइड करके हमको कहती है एमएससीपी की वैल्यू दे देती है। तो लिखना आप लोग, इंटीग्रेटिंग स्फीयर एक क्या है, एक एपरेटस है, जिससे हम क्या निकालते हैं, आपका एमएससीपी। इसमें क्या आता है आपका, टोटल ल्यूमेंस गिवन बाय द लैंप आपके क्या होते हैं, काउंट किए जाते हैं। टोटल ल्यूमेंस गिवन बाय लैंप, टोटल ल्यूमेंस गिवन बाय लैंप आर काउंटेड। किससे काउंटेड किए जाएंगे, आर काउंटेड बाय इनर स्फीयर, बाय इनर सरफेस। और उसको हम 4 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमको क्या दे देगा, कौन सी इंफॉर्मेशन दे देगा हमको, वो हमको दे देगा किसकी इंफॉर्मेशन, एमएससीपी की इंफॉर्मेशन दे देगा। ये हो गया आपके पास इंटीग्रेटिंग स्फीयर। एक नया टर्म होता है आपके पास जिसको हम बोलते हैं आपका फोटोमेट्री। एक नया टर्म होता है जिसको बोलते हैं आपका फोटोमेट्री। फोटोमेट्री क्या होता है, फोटोमेट्री किसी भी लैंप, कोई भी एक अननोन सोर्स, कोई एक लैंप है, उसका आपको कैंडल पावर निकाल के बताता है। फोटोमेट्री एक सेटअप है, ठीक है ना। फोटोमेट्री एक सेटअप, एक अरेंजमेंट है, जिसके थ्रू हम किसी एक अननोन सोर्स का कैंडल पावर बता सकते हैं, है ना। ये एक क्या है, आपका अरेंजमेंट है या सेटअप बोल सकते हो आप इसको, है ना। फोटोमेट्री एक सेटअप है, ये एक अरेंजमेंट है, सेटअप है। क्या निकालने के लिए, कैंडल पावर ऑफ अननोन सोर्स, अननोन बल्ब, कैंडल पावर ऑफ बल्ब बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ नोन बल्ब। मतलब
जब आप कैंडल पावर निकालोगे ना किसी बल्ब का, उसके लिए आपको एक नया बल्ब चाहिए होगा, इसका आपको कैंडल पावर पता हो, तो इसके लिए फॉर्मूला एक छोटा सा होता है। वो क्या होता है? कैंडल पावर ऑफ अननोन बल्ब इक्वल्स टू कैंडल पावर ऑफ नोन बल्ब, है ना। ये आपका क्या है? नोन बल्ब, के बी मतलब नोन बल्ब, इन टू L2 स्क्वायर बाय L1 का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है फोटोमेट्री का। और जो फोटोमेट्री सेटअप है, कहीं ना कहीं वो आपका किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटोमेट्री। अब हम यहां पे आते हैं आपके आर्क लैंप। ठीक है, अब हम आते हैं आपके कहां पे? आपके आर्क लैंप की जो कहानी बनती है, हम अब उस पे आते हैं। आप लोग हेडिंग डालना आर्क लैंप। देखो, आर्क लैंप किस बेस पे काम करता है पहले ये समझो। आर्क लैंप के काम करने का जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है कि कोई भी दो इलेक्ट्रोड हम लोग लेंगे, दो इलेक्ट्रोड है, उनको मस्त कांटेक्ट बनवाएंगे, है ना, जोड़ेंगे, फिर ताकि सेपरेट कर देंगे। जैसे सेपरेट करेंगे तो वहां पे आर्क क्रिएट होगी, वही हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। जैसे हमको आर्क मिलेगी तो हमको लाइट मिल जाएगी, तो वही हमारा कहला गया आर्क लैंप। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या करना है आपको? इसमें आपको दो इलेक्ट्रोड को कांटेक्ट बना के सेपरेट करना। क्या बोला मैंने? यहां पे आपको टू इलेक्ट्रोड्स को, दो इलेक्ट्रोड होंगे, उनको आपको क्या करना है? कांटेक्ट बनवाना है, जोड़ के रखोगे, एंड देन सेपरेटेड, एंड देन सेपरेटेड। तो आपको क्या मिलेगी? यहां पे आर्क मिलेगी, वही आपका क्या? सोर्स ऑफ लाइट। अब हमारे पास जो आर्क लैंप होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं, बेस्ड ऑन की जो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है ना, वो किस किस मटेरियल के बने हैं। वो जो दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड को कांटेक्ट बनाएंगे, फिर सेपरेट करेंगे तो आर्क क्रिएट होगी। तो दो इलेक्ट्रोड वो किस किस मटेरियल के बने हैं, उस बेस पे हम आर्क लैंप को तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। आर्क लैंप आपके पास तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कार्बन आर्क लैंप। पहला होता है आपके पास यहाँ पे कौन सा? कार्बन आर्क लैंप। जो पहला होता है आपके पास, वो होता है आपका कार्बन आर्क। कार्बन आर्क लैंप से आप बिल्कुल समझ सकते हो, इस लैंप में जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो किसके बनाए जाते हैं? इसकी डिफिनीशन में ही बोल दिया गया है किसके बनाए जाते हैं, वो कार्बन के बनाए जाते हैं, है ना। जो कार्बन आर्क लैंप है ना, वो एक ऐसा लैंप है, मतलब सबसे पुराना, सबसे पहले जो लैंप बनाया गया था, अर्लीस्ट टाइप, सबसे पहले जो लैंप का निजाद किया गया, बनाया गया, सोचा गया है, वो है आपका कार्बन आर्क। मतलब सबसे पूछा था क्वेश्चन में, अर्लीस्ट टाइप लैंप कौन सा? क्या बोलोगे? आपका कार्बन आर्क। या फिर आपसे ऐसा पूछा था कि ऐसा कौन सा लैंप है जिसका हम लोग सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज करते, तो आपका कौन सा है? कार्बन आर्क। मतलब ये लैंप आपका सिनेमा प्रोजेक्टर में भी यूज होता है ना। ये आपका डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज नहीं होता, नॉट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, नॉट फॉर डोमेस्टिक, क्योंकि मेंटेनेंस ज्यादा है, इस वजह से ये आपका डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज नहीं होता। एक बात ध्यान देना, कार्बन आर्क लैंप में दो इलेक्ट्रोड, जो कि दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड होंगे, उनको आपने जोड़ के रखा है, और एक उसको सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ता है। और जो सप्लाई है ना, वो आपको ध्यान रखनी है, वो जो सप्लाई है, वो सप्लाई आपकी कितनी होती है? वो सप्लाई आपकी होती है कितनी? 45 वोल्ट से ज्यादा, याद रखना। कार्बन आर्क लैंप में दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड को कांटेक्ट बनाने के बाद हम एक सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। वो जो सप्लाई है ना,
वो आपकी हमेशा 45 वोल्ट से ज्यादा होती है। क्या बोला मैंने, जो सप्लाई है आपका वो सप्लाई इज ग्रेटर देन 45 वोल्ट। फिर हम इनको क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट करते हैं, मतलब दूर ले जाते हैं। कितना दूर ले जाते हैं, हम उनको गैप क्रिएट करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। जो गैप होता है वो होता है अराउंड 2 mm से 3 mm का। आर्क क्रिएट करने के लिए जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 mm से 3 mm का गैप रखेंगे, तो वहां पे हमारे पास क्या होगी, आर्क क्रिएट होगी। जो आर्क हुआ, जो आर्क क्रिएट हुआ वो क्रिएट तो हो गई। अब हमको आर्क को मेंटेन करना, कि वो आर्क जलती रहे, बनी रहे। उसके लिए क्या करना होगा, आपको कार्बन पार्टिकल्स का ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब कार्बन को जलाना होगा, तभी वो आर्क मेंटेन होगी। तो आर्क को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, क्या बोला मैं, देखना आप लोग, उस आर्क को आपको मेंटेन करके रखना है, मतलब आर्क बुझे ना, आर्क को मेंटेन करना है। उस आर्क को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, कार्बन पार्टिकल्स को ट्रांसफर करना होगा। क्या करना होगा, कार्बन पार्टिकल्स को ट्रांसफर करना। कहां से कहां, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आपको यहां पे क्या करना होगा, कार्बन पार्टिकल्स को ट्रांसफर करना होगा। मतलब आपकी आर्क कहां से क्रिएट हुई है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई है, तो पॉजिटिव से निगेटिव तक आपकी आर्क जाएगी। मतलब कार्बन पार्टिकल्स, मतलब देखो, दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, है ना, कार्बन आर्क लाइन में दो इलेक्ट्रोड है, एक दोनों ही यहाँ पे कार्बन के बने हुए हैं, है ना, दोनों ही जो इलेक्ट्रोड वो कार्बन के बने हुए हैं। अब जिस इलेक्ट्रोड को हम सप्लाई के पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, वो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। जिसको हम सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो हमारे पास जो आर्क मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हमको कार्बन पार्टिकल को ट्रांसफर करना होगा। जब हम ऐसा करेंगे ना, तो कुछ टाइम के बाद हमारे पास क्या होता है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो खाली होता जाएगा, क्योंकि यहां से कार्बन टूट टूट के यहां पे जा रहे हैं। आर को मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव से निगेटिव तरफ हमारे पास क्या जा रहे हैं, कार्बन पार्टिकल जा रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद हमारे पास जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो हमारा क्या होता है, खाली हो जाता है, ये हॉलो हो जाता है। जैसे आप देखते हो ना, आपके पास मार्कर है, इसमें इंक भरी हुई है, तो आप जब लिखोगे तो क्या होगा, इससे इंक निकलती जाएगी, कुछ टाइम बाद ये खाली हो जाएगा। तो जो बोर्ड है उसमें पूरी इंक छप जाएगी। तो क्या करना पड़ता है, कुछ टाइम बाद आपको इस इंक को भरना पड़ता है, रिफिल करना पड़ता है, और बोर्ड को साफ करना पड़ता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। मेंटेनेंस पर्पज के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन आर्क लैम्प में कुछ टाइम बाद पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका खाली हो जाएगा, और निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, इसके ऊपर आपका जो ये वाला इलेक्ट्रोड था छप जाएगा, उसको साफ करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं पॉइंटेड पेंसिल, मतलब इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की। तो क्या करना पड़ता है आपको, कुछ टाइम बाद आपको रिफिल करना पड़ता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, या फिर रिप्लेस करना पड़ता है, और निगेटिव इलेक्ट्रोड को आपको साफ करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो कार्बन पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव से निगेटिव तरफ ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ओके। इसी रीजन की वजह से हम अगर देखो, अगर मान लो हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड को सेम क्रॉस सेक्शन का बनाएं तो ये 5 मिनट चलेंगे। लेकिन अगर मान लो मैं पॉजिटिव तो खाली होने वाला है, तो मैं अगर इसको, इसका जो क्रॉस सेक्शन है निगेटिव का डबल बना दूं तो 10 मिनट चलेगा। समझ में आया? तो याद रखना, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका डबल होता है। पॉजिटिव का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होता है, डबल होता है ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, आप लोग हो कि गए, क्या बात है? मतलब मुझे लगता है कि बीच बीच में आप लोग को थोड़ा सा डोज मिल जाता है तो आप लोग रुक जाते हो, है ना। बीच बीच में आप लोग को डोज मिलना जरूरी है, ऐसा समझ में आया मुझे आज की क्लास से। ठीक है, 2 घंटे हो गए अपने पास। ठीक है, ये हो गया।
अच्छा एक चीज और है, क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास जो आर्क है उस आर्क के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, तो वो डिपेंड करता है, जो आर्क है ना उस आर्क के पास कितना वोल्टेज होगा वो डिपेंड करता है कि उनके बीच का गैप कितना है, 2 mm है, 3 mm है, 4 mm है, उस पर हमारा ये डिपेंड करता है। तो आप क्या बोलोगे, आपका जो वी आर्क है ना, आर्क वोल्टेज वो होता है कितना, वो होता है 39 प्लस 2.8 टाइम्स ऑफ एल। एल यहाँ पे आपका क्या है, गैप बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये होता है आपका आर्क का वोल्टेज कितना, 39 प्लस 2.8 टाइम्स ऑफ एल, ये होता है। अच्छा एक चीज और याद रखना है, आर्क को मेंटेन करने के लिए, आर्क को स्टेबल बनाए रखने, क्या बोला मैंने, आर्क को स्टेबल बनाए रखने के लिए हम लोग एक स्टेबलाइजिंग रजिस्टर का यूज करते हैं। क्या बोला मैंने, हम एक स्टेबलाइजिंग रजिस्टर, स्टेबलाइजिंग रजिस्टर का हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं स्टेबलाइजिंग रजिस्टर का, टू मेंटेन आर्क, टू स्टेबलाइज द आर्क, आपकी आर्क आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, स्टेबल रहे, उसके लिए हम लोग स्टेबलाइजिंग रजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, जैसे आप देखिए कि आर्क आपकी कहां से क्रिएट हो रही है, पॉजिटिव से निगेटिव टाइप जा रही है, तो क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो लाइट मिलेगी इससे, उसमें से कौन कितना टाइप कितना लाइट देगा। तो मैंने क्या बोला, आपका दो इलेक्ट्रोड है, एक आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक आपके पास निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो ये याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना उसका जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं आपका 3500 से 4000 के बीच का होता है, डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर आपका पॉजिटिव का होता है। नेगेटिव का जो टेम्परेचर होता है कहीं ना कहीं वो अराउंड होता है आपका 2500 के आसपास। और जो यहाँ पे आर्क क्रिएट होती है, यहाँ पे जो क्या क्रिएट होगी आर्क, उसका जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड होता है आपका कितना, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये याद रखना कि आपका इससे जो लाइट निकलेगी ना, ये मान के चलना कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उससे आपको जो लाइट मिलती है वो मिलती है अबाउट 85% ऑफ लाइट। आपका जो 85% जो लाइट है ना वो आपको मिलती है इससे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से। और आपका जो ये है ना 25 जो आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये आपका अप्रोक्सीमेट लाइट देता है कितना, 15%। ठीक है। ओके। एक चीज और ध्यान देनी है आपको कि अगर मान लो जो ये आर्क लैंप है इसको मैंने किस में ऑपरेट किया था, डीसी में ऑपरेट किया था, 45 वोल्ट डीसी में। अगर मैं इसको एसी में ऑपरेट करता हूं तो क्या चेंजेस करने होंगे, इफ ऑपरेटेड ऑन एसी, अगर मैं इसको एसी में ऑपरेट करता हूं, इफ ऑपरेटेड ऑन एसी, अगर मैं कार्बन आर्क लैंप को एसी में ऑपरेट करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव से निगेटिव कार्बन पार्टिकल्स ट्रांसफर होंगे और निगेटिव हाफ साइकिल में निगेटिव से पॉजिटिव तरफ होंगे। तो कहने का मतलब क्या, इसमें दोनों ही कार्बन पार्टिकल्स ट्रांसफर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हम दोनों का जो क्रॉस सेक्शन वो बराबर बनाएंगे। डीसी में सिर्फ पॉजिटिव वाले का आपका क्या हो रहा था, कार्बन पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा था, तो इसका हम डबल बना रहे थे। लेकिन एसी में दोनों का बर्निंग होगा, दोनों पॉजिटिव के दोनों की बर्निंग होगी, इस वजह से दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आप क्या बनाओगे, सेम बनाओगे। पहला चेंज होगा। दूसरा, जो आप लोग डीसी में स्टेबलाइजिंग रजिस्टर यूज कर रहे थे, आप एसी में स्टेबलाइजिंग इंडक्टर यूज करो। तो दो चेंजेस आपको यहाँ पे करने होंगे। पहला क्या बोला मैंने आपका, क्रॉस सेक्शन विल बी सेम, क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी सेम। पहला चेंज तो ये होगा। तो दूसरा आपका चेंज होगा कि आपको स्टेबलाइजिंग इंडक्टर यूज करना।
आपको यहाँ पे स्टेबलाइजिंग इंडक्टर यूज करना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज और है, जो हमने यहाँ पे कार्बन आर्क लैंप बनाए हैं, इसकी लैंप इफिशियंसी कितनी होती है, एक क्वेश्चन ये बनता है। तो याद रखिएगा, इनकी जो लैंप इफिशियंसी है वो आपकी आती कितना, 10 से 12 ल्यूमेंस पर वोल्ट। कितना होता है, 10 से 12 ल्यूमेंस पर वॉट आपका लैंप इफिशियंसी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्क लैंप का पहला वाला कार्बन आर्क। ठीक है, सेकंड जो आर्क लैंप होता है उसको हम बोलते हैं आपका फ्लेम आर्क लैंप या फिर फ्लोरोइड आर्क लैंप। तो सेकंड हमारा होता है आर्क लैंप, है ना, उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा आर्क लैंप, फ्लोरोइड आर्क लैंप या फिर फ्लेम आर्क लैंप। देता हूं पे मैं फ्लोरोइड। फ्लोरोइड एक मटेरियल है, फ्लोरोइड या फिर और कहते हैं फ्लेम आर्क लैंप, है ना। तो ये एक टाइप है आर्क लैंप का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ये कार्बन आर्क लैंप था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। इसका हम यूज करते हैं कलरफुल लाइट के लिए। इससे हमको जो लाइट मिली वो व्हाइट लाइट मिली। इससे जो हमको लाइट मिली वो कैसी लाइट थी, व्हाइट लाइट थी। तो अगर हमको कलरफुल लाइट चाहिए तो हम क्या करते हैं, आपके कार्बन में एक नया मटेरियल रहता है, किसका, फ्लोरोइड मटेरियल। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होंगे, यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होंगे वो क्या होंगे, 85% क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होंगे वो हमारे पास 85% होंगे कॉपर, मतलब कार्बन। 85% क्या होंगे आपके पास यहाँ पे, कार्बन, और 15% होगा आपका फ्लोराइड। फ्लोराइड एक मटेरियल है, ठीक है, जिससे हमको क्या मिलेगी, कलरफुल लाइट मिलेगी। जिससे हमको क्या मिलेगी, कलरफुल लाइट, है ना। इसका हम यूज क्यों करते हैं, कलरफुल लाइट के लिए करते हैं। ठीक है, और इसकी जो लैंप इफिशियंसी, क्योंकि हमने कार्बन तो कम कर दिया है, जब कार्बन कम कर दिया तो इसकी जो लैंप इफिशियंसी आती है वो आपकी आती है कितनी, 8 ल्यूमेंस पर वॉट। कितनी होती है आपकी, 8 ल्यूमेंस पर वॉट। ये आपकी हो गई क्या, लैंप इफिशियंसी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपका फ्लोरोइड आर्क लैंप। ये हमारा क्या, फ्लोरोइड आर्क लैंप। एक और होता है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक आर्क लैंप। ये आपका इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब इसको बनाया नहीं गया, सिर्फ कॉन्सेप्ट बस इसका है, बनाया नहीं गया। मैग्नेटिक आर्क लैंप, इसमें बस आपको ये याद रखना है कि ये जो लैंप हम लोग बना रहे थे उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या था, निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या था, बस इतनी कहानी बनती है। तो याद रखना है, इसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था ना वो था आपका कॉपर का। कॉपर है, कार्बन नहीं बोल रहा मैं, कॉपर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था कॉपर, और जो निगेटिव इलेक्ट्रोड था वो था आपका मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। क्या था निगेटिव आपका, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन यहां पे था। ये हो गया आपका पूरा का पूरा आर्क लैंप। ठीक है, तो ये हमने जितना हमने आज के लिए बना के रखा था प्लान वो हमने आज कवर कर लिया, है ना। आप लोग कभी भी जब पढ़ाई करो तो उसके लिए एक टारगेट जरूर बनाओ, और उस टारगेट जब पूरा कर लोगे ना तो वो जो आपको एनर्जी देगा ना, वो आपको जीवन में कोई भी एनर्जी नहीं दे सकता, है ना। छोटे छोटे टारगेट बनाइए, बहुत बड़ा टारगेट बनाइए कि मैं आज पूरा यूडब्ल्यू पढ़ लूंगा। अगर आप ऐसा टारगेट बनाओगे तो पूरा कर नहीं पाओगे, और जब पूरा नहीं कर पाओगे तो एक टाइम पे आपको गिल्टी होगा कि भाई बताओ यार मैं पढ़ नहीं रहा हूं यार, बताओ क्या करूं यार मैं, है ना। खुद अपने आप को ब्लेम करोगे। तो छोटे छोटे टारगेट बनाइए। सुबह का एक अलग टारगेट, दोपहर का एक अलग टारगेट, इवनिंग का अलग टारगेट, रात का अलग टारगेट, दिन भर के 4 टारगेट बना लीजिए और उन सभी टारगेट पूरा कर लीजिए। सुबह का टारगेट बना लीजिए, कल को सुबह का टारगेट बना लीजिए कि मुझे क्या करना है,
मेजरमेंट का 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ा टास्क नहीं है आप लोगों के लिए। कंप्लीट नोट्स ऑफ यूडब्ल्यू मैं अभी आपके टेलीग्राम पे भी है, ऐप पे भी है, और आपके मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर देता हूं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपकी नाइट वाली क्लास में, पावर सिस्टम की क्लास में। ठीक है, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।